अध्याय 1441 मौत का होटल। उससे पहले वह व्यक्ति कौन था? यांग यी के लिए यह कोई अजनबी बात नहीं थी, क्योंकि यह लियान सुयाओ ही था जो उसे रेडियंट आयाम में मारना चाहता था और बड़ी दुनिया में प्रवेश के लिए उसके सिर का आदान प्रदान करना चाहता था। यांग ये को यहाँ उससे मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। वे स्वाभाविक रूप से दुश्मन थे क्योंकि उस दिन उसने उसे लगभग मार ही डाला था। लियान सुयाओ भयभीत हो गई जब उसने उसे अपनी तलवार की मूठ पकड़ते देखा, और वह जल्दी से बोली, क्या तुम क्या कर रहे हो? वह यांग यी से डरती थी, बेशक असल में उसे उससे काफी डरना चाहिए। आखिर क्या पूर्वी क्षेत्र में किसी को यह पता नहीं था कि यांग यी ने कैसे एक पूरे शहर का कत्लेआम किया था और 20 से अधिक देवताओं को मार डाला था? 20 से अधिक देवता। दरअसल लियान सुयाओ को बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ जब उसे पता चला कि यांग ये ने इतने सारे तार्किक क्षेत्रों के विशेषज्ञों का सफाया कर दिया था। उसे भाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने उस दिन पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वह अब दुनिया में मौजूद नहीं होती। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका सामना वास्तव में उस दुष्ट प्राणी यांग ये से होगा। यांग ये ने उदासीनता से कहा, क्या अब आप मेरा सिर लेकर उसे परमिट के बदले में नहीं देंगे? लियान सुयाओ ने मन ही मन राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यांग ये ने तुरंत हमला नहीं किया। मैंने उस दिन हार मान ली थी। लियान सुयाओ को नहीं पता था कि इस बिंदु पर क्या कहना है। हार मान लेना, वह पहले ही ऐसा कर चुकी थी। माफी मांगना, अगर यांग ये उसे मारना चाहती थी तो माफी मांगना निश्चित रूप से बेकार होगा। इसलिए उसका भाग्य यांग ये के हाथों में था। जहां तक भागने की बात है, उसने इस बारे में कुछ सोचा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उससे बच नहीं सकती। यांग ये बहुत तेज था। इस बीच यांग ये ने हमला नहीं किया। उसने अपनी तलवार की मूठ पर से अपनी पकड़ ढीली की और कहा, तुम अशुभ क्षेत्र की ओर जा रहे हो? यह देखकर लियान सुयाओ ने राहत की सांस ली और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं हूं। यांग ये हैरान था, क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? मैं केवल बाहरी क्षेत्र का पता लगाने जा रही हूँ। उसने उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा मैं कमजोर नहीं हूँ। यांग ये ने उसका आंकलन किया। असल में लियान सुयाओ सही थी, वह वास्तव में कमजोर नहीं थी। आखिरकार वह सुअर की सवारी करने वाली महिला के खिलाफ सीधे लड़ने में सक्षम थी। यांग ये ने पूछा, क्या आप अशुभ क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं? मुझे थोड़ा बहुत पता है। उसने आगे कहा, तुम भी वहां जा रहे हो? यांग ये ने सिर हिलाया। इस बीच लियान सुयाओ के बगल में आलीशान लबादा पहने आदमी ने अचानक पूछा, मिस सुयाओ, वह कौन है? लियान सुयाओ ने यांग ये पर नजर डाली, एक पल के लिए झिझकी, और जब वह बोलने वाली थी तब यांग ये अचानक उसके सामने बोल पड़ा, ये यांग पत्ती और सूरज का चरित्र। केवल झूंग वेइरन, ये लियुयुन, झूंग वेइटियन और कियान याओचिन को ही पता था कि वह स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। जहां तक बाहरी दुनिया की बात है तो कहा जाता है कि वह अभी भी स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र में ही है, और यह स्वाभाविक रूप से दूसरों को रोकने के लिए किया गया था। जब तक यांग ये वहां था, शायद कोई भी शक्ति स्वर्ग के बादलों के तारकीय क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसके अलावा वह पूरे पूर्वी क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था, और वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग उस पर विशेष ध्यान दें। कई अवसरों पर कम प्रोफाइल रखना वास्तव में सही विकल्प था। जब लियान सुयाओ ने उसे यह कहते सुना तो वह तुरंत उसके इरादे समझ गई, और उसने तुरंत सिर हिला दिया तथा आगे कुछ नहीं कहा। आलीशान पोशाक पहने हुए आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और कहा, तो यह भाई ये है। मैं जिंगली हूँ, और यह निंगकिंग है। हम अशुभ क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। चूंकि तुम भी वहां जा रहे हो, इसलिए हम साथ साथ यात्रा कर सकते हैं। अशुभ क्षेत्र बेहद खतरनाक है, इसलिए अगर हम एक समूह में रहें तो हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सिर हिलाया, ठीक है। यांग ये समझ सकता था कि वे काफी शक्तिशाली थे। हालांकि वे तीनों अर्ध देवता थे, फिर भी वे देवताओं से कमजोर नहीं थे। इस समय यांग ये को समझ में आया कि वे अपनी वर्तमान उपलब्धियां क्यों हासिल कर पाए हैं। वे साहसी थे और सफल होने के लिए प्रयत्नशील थे। वे जानते थे कि अशुभ क्षेत्र बेहद खतरनाक था, फिर भी उन्होंने वहां आने की हिम्मत की। यह कुछ ऐसा था जो कई वरिष्ठ विशेषज्ञ नहीं कर सकते थे। जहां तक उन लोगों का सवाल है, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने से इनकार कर दिया। इससे यह कहावत साबित हुई कि जितना बुरा व्यक्ति होगा, उसे मौत से उतना ही डर लगेगा। अशुभ क्षेत्र वास्तव में बहुत खतरनाक था, लेकिन साथ ही इसके भीतर बहुत सारे सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ छिपे हुए थे। इन प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किया। अगर वे मर गए तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होगा अगर वे बच गए? जून वेटियन और दिव्य दानव भगवान की तरह वे बच गए, और फिर उन्होंने 3 सितारा तारकीय क्षेत्र बनाए और महान स्थिति प्राप्त की। लियान सुयाओ को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने यांग ये को सहमत होते सुना। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उनके साथ यात्रा करने के लिए तैयार होगा। वह इसलिए आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसे लगा कि यांग ये एक तलवार साधक है, इसलिए वह निश्चित रूप से अकेले रहना पसंद करेगा।
आखिरकार तलवार साधक आमतौर पर ऐसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन उसे लगा कि यह भी अच्छा है। अगर यांग ये उनके पक्ष में है तो यह निश्चित रूप से उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यांग ये के सामने साधारण देवता बिल्कुल बेकार थे। जहां तक यांग यी का सवाल है, लियान सुयाओ के समूह का अनुसरण करना उसके लिए फायदेमंद था। वह अशुभ क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन लियान सुयाओ का समूह स्पष्ट रूप से उससे कहीं ज्यादा जानता था। चूंकि उन्होंने यहां आने की हिम्मत की थी, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से तैयारी की होगी। लेकिन वह यहाँ काफी जल्दी में आया था, क्योंकि उसके पास अपनी उम्र के कारण आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पहुंचने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि यह अशुभ क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। उनके 4 लोगों के समूह को ओमिनस सिटी में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। ओमिनस सिटी के प्रवेश द्वार पर पहरा नहीं था। लियान सुयाओ के अनुसार इस पर पहरा देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आम लोग नहीं आते, और जो आते भी थे वे निश्चित रूप से आम नहीं थे। इसके अलावा ओमिनस सिटी स्टेलर सिटी की तरह नहीं थी, कोई भी यहाँ आकर व्यापार करने की हिम्मत नहीं करता था। शी कबीले ने हिम्मत की, लेकिन यह जरूरी नहीं था, क्योंकि शहर में आने वाले लोग वाकई बहुत कम थे। जहां तक कबीले का सवाल है, उसे केवल उस अवरोध को नियंत्रित करना था जो अशुभ क्षेत्र की ओर जाता था। अशुभ शहर बहुत बड़ा नहीं था। अगर यह आबाद होता तो इसमें करीब 100,000 लोग रह सकते थे। वास्तव में यह एक बड़ी शक्ति में एक आंगन के आकार के बराबर था। शहर में बहुत कम इमारतें थीं, और वे बस इसके चारों ओर बिखरी हुई थीं, जिससे शहर खाली खाली लगता था। उल्लेखनीय बात यह थी कि शहर के भीतर गहरे भूरे रंग की ऊर्जा और भी सघन थी। वर्तमान में न केवल उसकी गहन ऊर्जा थोड़ी धीमी गति से प्रवाहित हो रही थी, बल्कि उसकी सांस भी धीमी होने के संकेत दे रही थी। यह कहा जा सकता है कि साधारण शून्य और अर्ध देवता यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। भले ही यहाँ आने से उनके जीवन को कोई खतरा न हो, लेकिन उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर वे लंबे समय तक यहाँ रहे, तो यह निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यांग ये ने लियान सुयाओ को देखा और पूछा, आसपास में यह ऊर्जा क्या है? धुआं। लियान सुयाओ ने गंभीरता से कहा, यह अशुभ क्षेत्र के भीतर से आता है। यह बहुत दुर्लभ हुआ करता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से अधिक बाहर रिस रहा है। यांग ये ने पूछा, क्या शी कबीला इस बारे में कुछ नहीं कर रहा है? लियान सुयाओ ने अपना सिर हिलाया, वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह लगातार अशुभ क्षेत्र के भीतर से बहता रहता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करना है। हालांकि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यह कितना भयानक है। यहाँ तक कि शी कबीले भी अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करने और अपनी मर्जी से कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए अंत में शी कबीले ने इसके बारे में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। किसी भी मामले में जो लोग यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, वे आमतौर पर धुंध से डरते नहीं हैं। यह सच है। यांग ये ने सिर हिलाया। इसके अलावा आम लोगों को यह भी नहीं पता था कि अशुभ क्षेत्र मौजूद है। इसलिए जो लोग यहाँ पहुंच सकते थे, उनके पास निश्चित रूप से असाधारण शक्ति थी। इस प्रकार वह यहाँ किसी को भी नीची नजर से नहीं देख सकता था। जिंगली और निंगकिंग की तरह उसने अपनी साधना को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था। लेकिन भले ही वह सिर्फ एक शून्यवादी था, उन दोनों ने उसे बिल्कुल भी नीची नजर से नहीं देखा था। इसके विपरीत जब वे समय समय पर यांग यी को देखते थे, तो उनकी आंखों में सतर्कता का ही नहीं, बल्कि गंभीरता का भी एक निशान होता था। यदि कोई शून्यकर्ता अशुभ क्षेत्र की ओर जाने का साहस करता है तो इसका क्या अर्थ होगा? यह दर्शाता है कि वोइडर को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। सरल भाषा में कहें तो ओमिनस सिटी में किसी व्यक्ति की साधना जितनी कम होती थी, अन्य लोग उसे उतना ही अधिक गंभीरता से लेते थे। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और लियान सुयाओ को देखा, क्या हम अभी अशुभ क्षेत्र में जा रहे हैं? उसने अपना सिर हिलाया, हम नहीं कर सकते। यांग ये हैरान था, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो रहा है। यांग ये हैरान था, क्या हम रात में अंदर नहीं जा सकते? उसने सिर हिलाया, अशुभ क्षेत्र में अशुभ प्राणी हैं, और वहां धुआं भी है। वहां का धुआं यहाँ से कम 100 गुना अधिक घना है। अगर हम अभी अंदर जाएं, तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि धुआं हमारी दिव्य भावना को बाधित कर सकता है, और यह विशेष रूप से तब होता है जब हम वहां पहुंच जाते हैं। एक बार जब हम अशुभ क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम अपनी दिव्य भावना को बिल्कुल भी मुक्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा वहां आप दम घुटने से मर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि जब वह इस बिंदु तक बोल रही थी तो उसने कुछ सोचा था, और फिर एक क्षण रुककर उसने कहा, आप शायद ऐसा नहीं करेंगे। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। जिंगली और निंगक्विंग ने जब यांग ये की बात सुनी तो वे उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सके, और उनकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। वे जानते थे कि लियान सुयाओ कितनी ताकतवर थी, फिर भी वह यांग ये को बहुत महत्व देती थी। इसलिए वे यांग ये के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए। लियान सुयाओ ने कहा, हम केवल दोपहर के समय ही प्रवेश कर सकते हैं।
क्योंकि दोपहर के समय सूरज सबसे चमकीला होता है। उस समय सूरज मियाजमा के घनत्व को कम कर देगा। इसके अलावा उस समय कम अशुभ प्राणी घूमते हैं, इसलिए दोपहर के बाद के 2 घंटे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित हैं। यांग ये ने पूछा, क्या होगा अगर सूरज चला गया? लियान सुयाओ ने गंभीरता से कहा, सूरज के छिपने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। तुम वहां रात बिल्कुल नहीं रुक सकते, वरना। जब वह इस बिंदु तक बोल रही थी तो वह उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी, और फिर उसने कहा, वहां रात बिताना आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन तुम्हें बार बार इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बेहतर होगा कि तुम रात को वहां न रुको। इस बीच उसने कहा, बेशक यह सिर्फ एक सुझाव है। यांग ये खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सके, अशुभ प्राणी? वे किस तरह के अशुभ प्राणी हैं? क्या वे वास्तव में इतने डरावने हैं? लियान सुयाओ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जो लोग ऐसा करते हैं वे या तो मर चुके हैं या इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं। संक्षेप में, वहां खतरनाक चीजें हैं। यांग ये ने सिर हिलाया। वह बोलने ही वाला था कि जिंग ली ने अचानक कहा, अंधेरा होने वाला है। लियान सुयाओ के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने कहा, चलो चलें। जल्दी करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर आगे की ओर उछला। जिंग ली और निंग किंग जल्दी से उसके पीछे चले गए। यांग यी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर वह तेजी से उनके पीछे चला गया। उसे लियान सुयाओ तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या गड़बड़ है? लियान सुयाओ की आवाज में चिंता की झलक थी। हमें पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले डेथ होटल में प्रवेश करना होगा, अन्यथा हम खत्म हो जाएंगे। मौत का होटल, आखिर वो है क्या चीज? यांग यी की भौहें कसकर एक साथ दबी हुई थीं। अध्याय 1442 अशुभ शहर। यांग ये ने पूछा, डेथ होटल क्या है? मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी। जैसे ही लियान सुयाओ ने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी गति बढ़ा दी, और जिंग लाए और निंग क्विंग ने भी अपनी गति बढ़ा दी। यांग ये की नज़र में काले पत्थर का घर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। पत्थर का घर बहुत बड़ा नहीं था, और इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लगभग 30 मीटर थी। इसकी ऊंचाई भी लगभग 30 मीटर थी। पत्थर का घर अज्ञात काले अयस्क से बना था, और इससे एक हल्की काली चमक निकल रही थी। इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं था। यांग यी और अन्य लोग रुक गए, और उसने देखा कि उनके हाव भाव अत्यंत भद्दे थे। यांग ये ने पूछा, क्या गलत है? लियान सुयाओ ने अपना सिर हिलाया, हमें देर हो गई है। यह बंद हो चुका है। यांग ये ने पत्थर के घर के प्रवेश द्वार पर देखा, और वह अंधेरे प्रकाश की एक परत में ढका हुआ था। इस बीच यांग ये की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने देखा कि गहरे भूरे रंग की ऊर्जा वास्तव में पत्थर के घर के करीब नहीं आ पा रही थी। हर बार जब वह पत्थर के घर के करीब आती, तो गहरे भूरे रंग की ऊर्जा पत्थर के घर पर अंधेरे प्रकाश से दूर हो जाती। यांग ये ने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ लियान सुयाओ को देखा, वह क्या है? लियान सुयाओ यांग यी की अज्ञानता से परिचित थी, और उसने तुरंत समझाया, वह पत्थर का घर शी कबीले द्वारा बनाया गया था, और यह अशुभ क्षेत्र की ओर जाने वाले लोगों को आराम करने के लिए एक जगह देने के लिए है। पत्थर का घर अज्ञात अयस्क से बना है, और उस अयस्क में मियाज़मा को रोकने की क्षमता है। इसे डेथ होटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई आसमान में अंधेरा होने से पहले इसमें प्रवेश नहीं करता है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? इस बीच जिंगली ने अचानक कहा, क्योंकि अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए, तो इसका मतलब है कि हमें रात यहीं बितानी होगी। रात में यहाँ का धुआं 10 गुना से भी ज्यादा घना हो जाएगा। उस समय हमें इसका प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। भले ही हम रात भर टिक जाएं, फिर भी हम मर सकते हैं। यांग ये ने पूछा, क्या सुबह होने पर खतरा ज्यादा होगा? यह सबसे खतरनाक समय है। लियान सुयाओ ने यांग ये की ओर देखा, धुआं सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक तो लोग हैं। लोग। यांग ये ने जब यह सुना तो उसे समझ में आ गया। अगर वे डेथ होटल के बाहर रात भर रुके, तो उन्हें निश्चित रूप से धुंध का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, एक बार जब भोर होगी, तो वे निश्चित रूप से अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होंगे। उस समय अगर डेथ होटल के अंदर के लोग बाहर आ गए, धन प्राप्ति का सबसे त्वरित तरीका क्या था? डकैती। यांग यी ने ऐसा काफी कुछ किया था। यांग ये एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, क्या हम शहर छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं? लियान सुयाओ ने अपना सिर हिलाया, हम पहले भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि मियाज़मा रात में तारकीय टेलीपोर्टेशन संरचनाओं को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए उनका रात में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे पास शहर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शहर के बाहर मियाज़मा और भी घना हो सकता है। यांग यी ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। निश्चित रूप से यहाँ का धुआं और भी घना होता जा रहा था। यद्यपि उसे इससे डर नहीं लगता था, फिर भी पूरी रात इसका प्रतिरोध करने में उसकी गहन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता।
यांग ये ने कुछ क्षण तक चुपचाप पत्थर के घर को देखा, फिर उसने कहा, क्या हम बलपूर्वक अंदर जा सकते हैं? लियान सुयाओ की पलकें फड़क उठीं और उसने जल्दी से कहा, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। यांग ये ने पूछा, क्यों? लियान सुयाओ ने कहा, बाधा रात में अपने आप सक्रिय हो जाती है, लेकिन यह सिर्फ एक बार सक्रिय होती है। अगर आप इसे बलपूर्वक तोड़ते हैं, तो यह फिर से सक्रिय नहीं होगी। उस समय पूरा पत्थर का घर मियास्मा से भर जाएगा, और हम वहां मौजूद सभी विशेषज्ञों द्वारा घेर लिए जाएंगे। इसके अलावा, आप शी कबीले को भी नाराज कर सकते हैं। यांग ये ने कंधे उचका दिए और जबरदस्ती अंदर घुसने का विचार त्याग दिया। आखिरकार, वह एक समझदार व्यक्ति था, और वह देर से आने के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता था। लियान सुयाओ ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यांग ये ने बलपूर्वक अंदर जाने का विचार छोड़ दिया है। हो सकता है कि दूसरे लोग बलपूर्वक अंदर जाने की हिम्मत न करें, लेकिन यांग ये इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं था। सौभाग्य से, यांग ये ने जल्दबाजी में काम करने का फैसला नहीं किया था, अन्यथा वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। आखिरकार, अगर यांग ये ऐसा करता तो पत्थर के घर में सभी को नाराज कर देता। जो कोई भी अशुभ क्षेत्र में आने का साहस करता है, उसके साथ कैसे आसानी से निपटा जा सकता है। इस बीच, जिंगली ने गंभीरता से कहा, चलो रात बिताने के लिए कोई जगह तलाशते हैं। लियान सुयाओ ने सिर हिलाया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली, और उसकी नजर शहर के प्रवेश द्वार पर रुक गई। चलो वहां चलते हैं। जिंगली और निंगकिंग ने सिर हिलाया। यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि एक बार कुछ भी हुआ, तो वे तुरंत भाग सकते थे। आखिरकार, कोई भी व्यक्ति अशुभ शहर के भीतर उड़ नहीं सकता था। वे चारों शहर के प्रवेश द्वार पर गए। प्रवेश द्वार पर अभी प्रकाश की एक हल्की सी बाधा थी। हालांकि, यह पारदर्शी थी और इससे मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि, यह धुंध को पूरी तरह से अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं थी। सौभाग्य से, यह इतना बुरा नहीं था क्योंकि इससे धुंध के लिए शहर में प्रवेश करना मुश्किल हो गया था। संक्षेप में कहें तो यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। वे जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए, दिव्य क्रिस्टल निकाले और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। यांग ये तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में था, जबकि लियान सुयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे, क्योंकि यह निश्चित रूप से उनके लिए जीवन और मृत्यु की स्थिति थी, और उन्हें नहीं पता था कि वे रात भर टिक पाएंगे या नहीं। लियान सुयाओ ने यांग ये की तरफ देखा। वह जानती थी कि यांग ये निश्चित रूप से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम है। जहां तक यांग ये की मदद करने की बात है, तो उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। आखिरकार, वे यांग ये के साथ ही यात्रा कर रहे थे, और उसके और यांग ये के बीच कुछ दुश्मनी थी। क्या यांग ये सचमुच बीती बातों को भूल जाएंगे? वह नहीं जानती थी, लेकिन चाहे जो भी हो, वह यांग ये पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे खुद पर भरोसा करना पड़ा। उन्होंने गहन ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जबकि उनके चारों ओर का धुआं और भी घना होता गया। खास तौर पर शहर के बाहर का धुआं, यह बेहद भयावह स्तर तक घना था। यह कहा जा सकता है कि वे धुएं के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते थे। शहर में यह थोड़ा बेहतर था, लेकिन यह बहुत बेहतर नहीं था। इस समय, उन्होंने धुएं का प्रतिरोध करने और उसे अपने शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया था। यदि वे थोड़ा सा ही अंदर चूसते तो ठीक था, लेकिन यदि बहुत अधिक मात्रा में उनके शरीर में प्रवेश कर जाता तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर के भीतर का धुंधलका लगभग ठोस लगने लगा। वे एक दूसरे से सिर्फ 3 मीटर से कम की दूरी पर थे, लेकिन वे किसी को नहीं देख पा रहे थे। अंत में, सुरक्षा की दृष्टि से, वे एक दूसरे के साथ पालथी मारकर बैठ गए और अपने अपने आभामंडल को मिलाकर अपने चारों ओर के धुंधलेपन का प्रतिरोध करने लगे। यांग ये ने आदिकालीन शिवालय में प्रवेश करने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में उसने यह विचार छोड़ दिया। आदिकालीन शिवालय में प्रवेश करने से पहले उसे पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर होना था। अन्यथा, अगर वह जिस स्थान से आदिकालीन शिवालय में प्रवेश करता है, उस पर थोड़ा सा भी हमला होता है, तो उसका भी वही हश्र हो सकता है जो शियाओक्यू का हुआ था। अशुभ शहर खतरों से भरा था, इसलिए उसने आदिम शिवालय में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। रात में देर से, यह धुंध अत्यंत भयावह स्तर पर थी। यह कहा जा सकता है कि यह मियाज्मा एक साधारण वॉर्डर को मारने में सक्षम था। यहां तक एक साधारण अर्ध देवता भी इस मियाज्मा का प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। लियान सुयाओ के 3 लोगों के समूह की तो बात ही छोड़िए, यांग ये को भी यह काफी थका देने वाला लगा। इसके अलावा, इसने उसकी गहन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। अब, उसे समझ में आया कि लियान सुयाओ और बाकी लोगों के चेहरे पर ऐसे भद्दे भाव क्यों थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ रात बिताने से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी। एक बार सुबह होने पर, वे निश्चित रूप से सबसे कमजोर हो जाते। यदि कोई उनके प्रति बुरी नीयत रखता है तो वे निश्चित रूप से अत्यधिक खतरे में होंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। इस समय, वे सभी बस डटे हुए थे, सुबह होने तक डटे हुए थे। अचानक, यांग ये ने अपनी आंखें खोली और शहर के प्रवेश द्वार पर नजर डाली।
यांग ये की आंखें खुलने के लगभग 5 सांस बाद लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें खोली और उन्होंने भी प्रवेश द्वार पर नजर डाली। थोड़ी देर बीतने के बाद वहां का धुआं थोड़ा सा हिल गया और एक व्यक्ति को धुएं से बाहर निकलकर उनके सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी का शरीर प्रकाश की एक धुंधली दीवार से ढका हुआ था और इससे पहले कि वह धुंध बूढ़े आदमी के करीब पहुंच पाती, उसने धुंध को दूर धकेल दिया। लियान सुयाओ और अन्य लोगों के चेहरों पर गंभीर भाव दिखाई दिए और यांग ये के लिए भी यही था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बूढ़े आदमी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन यांग ये के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि बूढ़ा आदमी बेहद खतरनाक था। बूढ़े आदमी ने यांग ये के समूह पर नजर डाली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जाहिर है, उसे यहाँ उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने उन पर नजर डाली और आगे बढ़ने से पहले उसकी नजर एक पल के लिए यांग ये पर रुकी। उसे उनकी नजरों से ओझल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यद्यपि उनकी खेती बूढ़े आदमी से कम थी, फिर भी बूढ़े आदमी ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। एक प्रकार के लोग थे जिन्हें राक्षसी प्रतिभाशाली कहा जाता था और युद्ध करने के लिए अपनी साधना के क्षेत्र को पार करना उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। सीधे शब्दों में कहें तो ओमिनस सिटी में किसी की भी किसी को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। यांग यी और अन्य लोगों ने अपनी नजरें हटा लीं, लेकिन एक पल के बाद ही उन्होंने फिर से प्रवेश द्वार की ओर देखा। एक और व्यक्ति धीरे धीरे धुंध के भीतर से बाहर आया। यह एक महिला थी। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देखा जा सकता था क्योंकि उसने एक मुखौटा पहना हुआ था जो उसके आधे चेहरे को ढक रहा था। उसके चेहरे का पूरा दाहिना हिस्सा मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। महिला की कमर पर एक कृपाण लटकी हुई थी और उसमें कोई म्यान नहीं था। कृपाण 1 मीटर से भी कम लंबी थी, सिकाडा के पंख जितनी पतली और लगभग पारदर्शी थी। उसने यांग ये के समूह पर नजर डाली और फिर आगे बढ़ने लगी। लेकिन जब वह यांग ये के पास से गुजरी तो अचानक रुक गई और उसने पूछा, क्या तुम तलवार साधक हो? बोलते समय उसने यांग ये की ओर नहीं देखा। उसे कैसे पता चला? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने अपनी तलवार की मंशा नहीं छिपाई थी, इसलिए शायद उसे इसका एहसास हो गया था। यांग ये को नहीं पता था कि उसने क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी कमर पर बंधी तलवार अचानक गायब हो गई। एक क्षण बाद ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी। अनुभव करना। यांग ये के गले से खून की एक धार छलक पड़ी। अध्याय 1443 फिर से। लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उन्होंने खून की फुहारें देखीं। वे भयभीत थे और यह विशेष रूप से लियान सुयाओ के लिए था। यांग ये ऐसे ही मर गया। यांग ये मरा नहीं था, बेशक। वह उस समय 3 मीटर पीछे चला गया था जब तलवार ने उसकी त्वचा को चीरा था। यांग ये को उम्मीद नहीं थी कि वह हमला करेगी, इसलिए वह केवल निष्क्रिय प्रतिक्रिया ही कर पाया। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। इसके अलावा वह उसके प्रति सतर्क था, इसलिए वह महत्वपूर्ण क्षण में चकमा देने में सक्षम था। लेकिन महिला का हमला वास्तव में बहुत तेज था, इसलिए उसका गला लगभग कट ही गया था। एक कृपाण साधक। सुअर की सवारी करने वाली युवती की तरह यह युवती भी कृपाण साधक थी। हालांकि सुअर की सवारी करने वाली युवती के विपरीत, जिसने अपने सभी विरोधियों को कुचलने के लिए ताकत पर ध्यान केंद्रित किया था, उसके सामने नकाबपोश महिला ने स्पष्ट रूप से गति पर ध्यान केंद्रित किया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि सुअर पर सवार युवती का शक्ति पर ध्यान तथा नकाबपोश युवती का गति पर ध्यान अत्यंत प्रबल था। इसके अलावा उसकी आक्रमण क्षमता में तलवार की मंशा से वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में भी वह इतनी आसानी से उसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि उसका हमला कितना भयानक था। यांग ये ने अपना गला रगड़ा। वहां की त्वचा कट गई थी और तलवार को उसकी श्वासनली में काटने के लिए बस थोड़ा और अंदर जाना था। उसने अपनी हथेली पर लगे खून पर नजर डाली और फिर महिला को देखा। एक पल बाद उसकी आकृति वहीं गायब हो गई और वह महिला के पास था जब उसकी आकृति एक बार फिर दिखाई दी। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। हेवनरेंट का असली रूप। उसने उससे यह नहीं पूछा कि उसने अचानक हमला क्यों किया। उसे बस इतना पता था कि वह उसे मारना चाहती थी। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए यह सब पूछना बेकार था। यांग यी की तलवार नीचे उतरी और उसकी कृपाण आगे बढ़ी। टकराना। एक धमाका हुआ और फिर नकाबपोश महिला को 300 मीटर दूर धकेल दिया गया। यांग ये के लिए वह केवल 10 मीटर पीछे हट गया। ठीक उसी समय जब दूसरों को लगा कि यांग ये ने बढ़त हासिल कर ली है, नकाबपोश महिला अचानक यांग ये के बगल में आ गई। एक ठंडी रोशनी की किरण चमक उठी। अनुभव करना। यांग ये के दाहिने हाथ से खून की एक धार फूट पड़ी और यांग ये पहले ही लगभग 100 मीटर दूर था। कितनी तेज! लियान सुयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे, क्योंकि महिला की तलवार चलाने की तकनीक और गति बहुत तेज थी। यांग यी का चेहरा बहुत गंभीर था। उसकी गति उसकी उम्मीदों से थोड़ी ज्यादा थी। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसका हाथ कट जाता।
इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली व्यक्ति अवश्य रहा है। यांग यी को कभी नहीं लगा कि वह युवा पीढ़ी में अजेय है। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अनगिनत विशेषज्ञ हैं। शायद बहुत से प्रतिभाशाली लोग उससे ज्यादा राक्षसी नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ही ऐसे भी थे। अब उसका सामना उनमें से एक से हुआ। फिर से जैसे ही महिला ने बोलना खत्म किया, वह वहीं गायब हो गई। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, ठंडी रोशनी की एक किरण चमक उठी। जिस समय यह चमकी, उसी समय अचानक तलवार से प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। टकराना, एक धमाका हुआ और फिर दोनों किरणें एक पल में गायब हो गईं। इस बीच महिला वापस वहीं आ गई जहां वह कुछ देर पहले खड़ी थी, और यांग यी अभी भी वहीं थी। कौन जीता था? कुछ देर की खामोशी के बाद नकाबपोश महिला अचानक बोली, एक ही हमले में सभी तकनीकों को नष्ट करने की क्षमता मिलना दुर्लभ है। बुरा नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग यी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस आगे चलने लगी। अचानक यांग ये उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हारे 3 हमलों का सामना किया, लेकिन तुमने मेरे केवल एक हमले का सामना किया। यह वास्तव में उचित नहीं है ना? उसने सिर हिलाया, तो फिर कोशिश करके देखो। बेशक। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ी। उसने हेवन रेंट को अंजाम नहीं दिया। जब तक वह 2 हेवन रेंट को ओवरलैप नहीं करता, तब तक उसके हमलों से उसे कोई खतरा नहीं था। आखिरकार उसने यह साबित कर दिया था जब उसने पहले हेवन रेंट को अंजाम दिया था। यांग यी की तलवार आगे की ओर बढ़ी। यह बस एक साधारण वार था और इसमें कुछ भी विशेष नहीं था। जब तलवार उसके सामने आई, तो महिला ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई। इस बीच यांग यी की तलवार अचानक वार से एक तरफ झटके में बदल गई। झनकार, महिला की कृपाण के हिलने से टकराव की स्पष्ट आवाज गूंजी। इसके अलावा सिर्फ उसकी कृपाण ही नहीं हिली, बल्कि उसका हाथ भी हिल गया। क्योंकि यांग यी ने अचानक उसकी कृपाण के सबसे कमजोर हिस्से पर वार किया था, जिससे उसकी ताकत और गति लगभग 90% तक कम हो गई थी। उसके हमले से निपटने के बाद यांग ये रुका नहीं और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसकी तलवार की नोक सीधे उसकी छाती पर लगी। इस समय यांग ये की गति अपनी सीमा तक तेज थी। अनुभव करना। खून की 2 धारें निकलीं, एक महिला की और एक यांग यी की। इस समय वह 100 मीटर से अधिक दूर थी और उसकी छाती में एक छोटा सा छेद था। खून का वह कतरा वहीं से आया था। यांग यी के हाथ पर चोट लगी थी और उसमें से खून बह रहा था। यह चोट उस महिला ने पीछे हटते समय लगाई थी। वह बहुत तेज थी, इसलिए वह उस पर वार करते हुए आसानी से पीछे हटने में सफल रही। उसकी गति सचमुच बहुत तेज थी। कमाल है। नकाबपोश महिला अचानक बोली, अगर हमें मौका मिला, तो मैं किसी और दिन फिर तुमसे लड़ूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह दूर जाने लगी और उसे उनकी दृष्टि से ओझल होने में अधिक समय नहीं लगा। यांग ये उसके पीछे नहीं गया, क्योंकि जब तक वह ओवरलैप्ड हेवन रेंट को अंजाम नहीं देता, तब तक उसे मारना असंभव था, और अगर वह उसे मारने में सफल भी हो जाता, तो भी उसकी गहन ऊर्जा निश्चित रूप से समाप्त हो जाती। आखिरकार उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा मियास्मा का विरोध करने में खर्च कर दी थी। इसलिए अगर वह ओवरलैप्ड हेवन रेंट को अंजाम देता, तो उसकी गहन ऊर्जा समाप्त हो जाती, भले ही उसके पास वर्ल्डमेंट स्टोन हो। बेशक वह दिव्य दानव भेड़ियों को छोड़ सकता था, लेकिन ऐसा करना उसके तुरुप के पत्ते को उजागर करने के बराबर होगा। ऐसी खतरनाक जगह पर तुरुप का पत्ता जल्दबाजी में न दिखाना सबसे अच्छा था। इसके अलावा भले ही उसने दानव भेड़ियों को छोड़ दिया हो, वह उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता क्योंकि वह वास्तव में बहुत तेज थी। वह कल्पना कर सकता था कि अगर उसने लड़ने से इनकार कर दिया और भागने का फैसला किया, तो राक्षस भेड़िए निश्चित रूप से उसे पकड़ने में असमर्थ होंगे। हालांकि अगर क्यू मदद करने के लिए तैयार हो तो वह उसका पीछा करने की कोशिश कर सकता था। संक्षेप में, उसे मारने के लिए अपने तुरुप के पत्ते दिखाना बुद्धिमानी नहीं थी। इसलिए यांग ये ने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। यांग ये ने अपने विचारों को रोका, लियान सुयाओ को देखा और कहा, वह कौन था? लियान सुयाओ ने अपना सिर हिलाया, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। वह किसी अलग क्षेत्र की प्रतिभाशाली महिला हो सकती है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली, सुबह होने ही वाली है। इस अवसर का फायदा उठाओ और खुद को संभालो। लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने उसकी ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। इस समय वे बहुत हैरान थे। लियान सुयाओ ने इसे तुलनात्मक रूप से बेहतर माना क्योंकि वह जानती थी कि वह कौन था। इसलिए वह उसकी ताकत से बहुत हैरान नहीं थी। लेकिन जिंग ली और निंग किंग अलग थे, वे नहीं जानते थे कि वह कौन था। उनकी नज़र में ये यांग नामक उस वोइडर के पास वास्तव में ऐसी भयानक ताकत थी। जैसा कि कहा गया था, अशुभ क्षेत्र में कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो। इस समय यांग ये ने भी ऐसा ही सोचा, क्योंकि अगर उसने अभी उस महिला का सामना करते समय सतर्कता नहीं बरती होती, तो वह अचानक पकड़ा जा सकता था और मारा जा सकता था।
सूरज उगने में अभी करीब 1 घंटा बाकी था। यह घंटा लियान सुयाओ और अन्य लोगों के लिए यातना जैसा था। भोर होने तक उनके लिए डटे रहना बहुत मुश्किल नहीं था। असली समस्या यह थी कि भोर होने के बाद क्या होगा। कभी कभी मनुष्य सबसे भयावह अस्तित्व हुआ करते थे। यांग ये लियान सुयाओ और अन्य लोगों की तरह इन सब के बारे में नहीं सोच रहा था। नकाबपोश महिला के साथ उसकी लड़ाई के दृश्य उसके दिमाग में घूम रहे थे। हालांकि उसने उसके हमलों से निपटने के लिए खामियों का पता लगाने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया था, लेकिन केवल वही जानता था कि वह लड़ाई कितनी खतरनाक थी, क्योंकि उसकी गति वास्तव में बहुत तेज थी। यह कहा जा सकता है कि अगर वह वोइडर दायरे में नहीं पहुंचता, तो वह उसके हमलों से निपटने में बिल्कुल असमर्थ होता। ये अब तक के सबसे तेज हमले थे। दरअसल, वह उसके साथ मुकाबला करने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उसके साथ मुकाबला करना उसके लिए बहुत फायदेमंद था। अगर वह उसकी गति के आदी हो जाता, तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब यह होता कि उसकी प्रतिक्रिया की गति में बहुत सुधार होता। उस समय, जब तक उसका कोई प्रतिद्वंद्वी उसकी गति को पार नहीं कर लेता, तब तक गति उसके लिए कोई खतरा नहीं होती। एक सच्चे विशेषज्ञ के साथ अभ्यास करना बहुत लाभदायक था। उनके स्तर पर, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दुर्जेय तकनीक नहीं बल्कि गति और ताकत थी। जब गति और ताकत एक निश्चित स्तर पर होती है, तो कानूनों की बात तो दूर, यहां तक डोमेन को भी बल से हराया जा सकता है। आखिरकार, कई मौकों पर सबसे सरल चालें सबसे भयानक होती हैं। नकाबपोश महिला के साथ उनकी लड़ाई की तरह, उन्होंने तलवार या कृपाण का इस्तेमाल नहीं किया था, न ही उन्होंने किसी कानून का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, उन्होंने किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने बस सबसे सरल हमलों का इस्तेमाल किया था। हालांकि, ऐसे हमलों की ताकत दुर्जेय तकनीकों से कम नहीं थी। आखिरकार, उसने एक बार हेवनरेंट को मार डाला था, फिर भी यह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इसके विपरीत, उसके हमलों में खामियों का पता लगाने की अपनी क्षमता का उपयोग करके उसे इसके बजाय उसे घायल करने की अनुमति मिली थी। बेशक, तकनीक और नियम भी बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अगर किसी की ताकत और गति बहुत बढ़िया थी, तो उसके द्वारा निष्पादित तकनीकों की ताकत भी बहुत बढ़ जाती थी। शक्ति और गति ही आधार थे। समय बीतता गया। शहर के प्रवेश द्वार के बाहर सूरज की किरणें आने में ज्यादा समय नहीं लगा। सूरज की किरणें धीरे धीरे बढ़ती गईं और शहर के बाहर दृश्यता धीरे धीरे बेहतर होती गई। इसी समय, शहर के भीतर का धुंधलका कम होता गया। कुछ ही समय और बीता, और फिर शहर के भीतर और बाहर की स्थिति वैसी ही हो गई जैसी यांगी के यहाँ आने पर थी। यद्यपि मियाज़मा अभी भी मौजूद था, लेकिन यह पहले की तुलना में बहुत कम था। इस बीच, लियान सुयाओ अचानक चिल्लाया, सावधान! यांगे ने पलटकर देखा तो एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वह आकृति जोर से हंस रही थी, और उस व्यक्ति की हंसी खुशी से भरी हुई थी। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो मौत चाहते हैं। हा हा हा। उस आकृति के पीछे 3 अन्य लोग थे। उन 4 साथियों की नज़र में, यांगी का समूह भेड़ों के एक समूह की तरह था जो भेड़ियों के झुंड के सामने बेनकाब हो गया था। अध्याय 1444। मैंने बोलना समाप्त नहीं किया है। क्या किसी को मारने के लिए कोई कारण जरूरी था? अधिकांश समय, यह आवश्यक नहीं था। यदि आप कमजोर हैं, तो आप मरने के लायक हैं। इस संसार में, जहां बलवानों का सम्मान किया जाता है, बलवानों ने निर्बलों पर आक्रमण किया, और यह विशेष रूप से अशुभ क्षेत्र में हुआ। अच्छाई और बुराई, बहुतों को इसकी परवाह नहीं थी। जहां तक उनका सवाल था, सिर्फ ताकतवर और कमजोर ही थे। यही वजह थी कि इस दुनिया में बहुत से लोग कमजोरों को परेशान करने के शौकीन थे। इस प्रकार के लोगों को हमेशा परेशान किया जाता था, ठीक इसी क्षण की तरह। वे जानते थे कि यांगे और अन्य लोग कमजोर थे, इसलिए वे यांगे के समूह को मारना चाहते थे। क्योंकि यांगे के समूह को मारने से वे निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आगे वाला व्यक्ति बहुत तेज था, और उसकी आभा भी बहुत भयानक थी। हालांकि वह केवल एक अर्ध देवता था, लेकिन उसकी भव्य आभा यांग यी से मिले कुछ देवताओं की तुलना में कहीं ज्यादा भयानक थी। लियान सुयाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर अत्यंत शांति के भाव थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। अचानक, यांग ये ने अपने हाथ ऊपर उठाए, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। लियान सुयाओ और अन्य लोग दंग रह गए। यांग ये पर हमला करने वाला हरा लबादा पहने आदमी भी रुक गया, और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। जाहिर है, उसने यांगे से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, और वह एक भीषण लड़ाई के लिए तैयार था। आखिरकार, जो कोई भी अशुभ क्षेत्र में आया, वह निश्चित रूप से एक साहसी व्यक्ति था, और वह केवल मौत के आने का इंतजार करने को तैयार नहीं था। हालांकि, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके सामने यह आदमी वास्तव में आत्मसमर्पण कर देगा। हरे वस्त्र पहने आदमी के पीछे खड़े बाकी 3 लोग भी रुक गए। हरे वस्त्र पहने आदमी की तरह उनकी आंखों में भी हैरानी के भाव थे। इस बीच, नकाबपोश महिला और बूढ़ा आदमी, जो थोड़ी ही दूरी पर दाहिनी ओर खड़े थे, ने भी उधर देखा। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने यांग यी की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। जहां तक महिला की बात है, उसने यांग यी को देखा और उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। इस बीच,
यांग ये ने अपनी स्थानिक अंगूठी और प्राचीन म्यान को पार किया जिसमें तलवार का अग्रदूत था। आप धन चाहते हैं? ठीक है, मैं इसे आपको दे दूंगा। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से हमसे मौत तक लड़ने का इरादा नहीं रखते हैं, है ना? हरे वस्त्र पहने आदमी ने यांग ये को मापा। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल, यांग ये ने आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो अगर यह इससे पहले होता तो हम चारों को आपके समूह से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अब मेरी गहन ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं आप सभी से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं अपने जीवन को बचाने के लिए अपनी संपत्ति छोड़ने को तैयार हूं। आखिरकार जब तक मैं जीवित हूं, मैं भविष्य में और अधिक कमा सकता हूं, है ना? यह तो सही है, हरे वस्त्र पहने आदमी ने आगे कहा। हालांकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? यांग ये का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गया। तो तुम मेरी संपत्ति और जीवन दोनों चाहते हो? हरे रंग की पोशाक पहने आदमी ने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर उसने कहा, इसे पलट दो। आखिरकार अगर कोई असामान्य तरीके से काम करता है तो वह निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहा है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना गलत नहीं था। यांग ये ने कंधे उचकाए और उन्हें उस आदमी की ओर फेंक दिया। आदमी ने यांग यी पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर उसने स्थानिक अंगूठी और प्राचीन म्यान को देखा। उसने पहले स्थानिक अंगूठी की जांच करने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने प्राचीन म्यान देखा तो वह दंग रह गया। क्या क्या यह मूल रैंक का खजाना है? हरे वस्त्र पहने आदमी की आवाज कांप रही थी। बोलते समय उसने प्राचीन म्यान को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, प्राचीन म्यान से अचानक एक चमकदार रोशनी की किरण फूट पड़ी और फिर तलवार के अग्रदूत ने उसे छोड़ दिया। अनुभव करना, उस आदमी का दाहिना हाथ तुरंत दो टुकड़ों में कट गया। इस बीच यांग ये उस आदमी के सामने आ गया था। झंकार, तलवार अपने आप म्यान में चली गई और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गई जो यांग ये की मुट्ठी में आ गई। एक पल बाद यांग ये ने अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। हरे वस्त्र पहने आदमी को आश्चर्य हुआ। महत्वपूर्ण क्षण में जब उसने यांग यी की तलवार को रोकने के लिए अपना बचा हुआ हाथ उठाया तो उसमें से हरे रंग की चमक निकली। टकराना, अनुभव करना, उस आदमी का आधा हाथ तुरंत हवा में उड़ गया और उसके साथ खून का एक खंभा भी बह निकला और उसका शरीर उड़ते हुए नष्ट हो गया। जैसे ही वह हवा में उड़ा, उसके मुंह और कटे हुए हाथ से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। इस बीच बाकी तीन लोग सदमे से उबर गए और उनके चेहरे उतर गए। वे यांग यी पर टूट पड़े, लेकिन लियान सुयाओ और बाकी लोगों को उनका रास्ता रोकने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस समय लियान सुयाओ बेहद खुश थी क्योंकि यांग ये ने हमला किया था। दरअसल वह काफी चिंतित थी कि यांग ये अकेले ही चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वे तीनों निश्चित रूप से हरे रंग के लबादे वाले आदमी के 4 लोगों के समूह का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि यांग ये नहीं गया था। भले ही उसने जिस तरह से हमला किया वह काफी अजीब था, उसने हमला किया था जब यांग ये उसके पक्ष में था तो लियान सुयाओ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। दरअसल वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर यांग ये ने अपनी पहचान उजागर कर दी और यहाँ के लोगों को उसके पिछले कामों के बारे में पता चल गया तो वे उसके समूह के साथ परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से यांग ये कम प्रोफाइल रखना चाहता था। सौभाग्य से वह लड़ाई में शामिल हो गया था। यांग ये धीरे धीरे हरे वस्त्र पहने आदमी की ओर चला गया। कहने की जरूरत नहीं है कि हरे रंग की पोशाक वाले आदमी की ताकत यांग ये की उम्मीदों से थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि उस आदमी ने उसके एक हेवन रेंट का जबरदस्ती विरोध किया था और बच गया था। वह कल्पना कर सकता था कि अगर उसने उस आदमी को धोखा नहीं दिया होता तो उसे शायद हरे रंग की पोशाक वाले आदमी को मारने के लिए बहुत समय बिताना पड़ता। यद्यपि हरा वस्त्र पहने वह व्यक्ति अभी भी जीवित था, फिर भी वह व्यावहारिक रूप से लड़ने की क्षमता खो चुका था। यांग ये को उस आदमी के सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा और उस आदमी ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। दरअसल उसे उम्मीद थी कि यांग ये उसे धोखा देने का इरादा रखता है और इसीलिए वह हर समय यांग ये के खिलाफ सतर्क रहता था। जब तक यांग ये थोड़ी सी भी असामान्य हरकत करता तब तक वह तुरंत जवाबी हमला करने में सक्षम होता। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमला प्राचीन म्यान में रखी तलवार से होगा। वह पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया था। इस बीच यांग ये ने अचानक कहा, क्या आप जीना चाहते हैं? आदमी धीमी आवाज में बोला, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने उत्तर दिया, अपनी आत्मा का एक कतरा मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जीने दूंगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कठपुतली बन जाऊं? आदमी का चेहरा उदास हो गया, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। मैं अनुभव करना। रोशनी की एक किरण चमकी और उस आदमी की आवाज अचानक बंद हो गई। वह यांग यी को घूरता रहा, मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। मैं तैयार हूं। उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसका सिर एक और झुक गया और उसकी गर्दन से नीचे लुढ़क गया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। तुमने बोलना पूरा नहीं किया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, तेज न बोलना तुम्हारी गलती है। मेरी तलवार बहुत तेज है।
बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उस आदमी की स्थानिक अंगूठी तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गई। यांग ये ने इसकी सामग्री पर नजर डाली और उसकी आंखों में तुरंत आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें वास्तव में 100,000 से अधिक दिव्य क्रिस्टल होंगे। इसके अलावा इसमें 2 शून्य रैंक खंजर थे। शून्य रैंक के खजाने उसके लिए बहुत उपयोगी थे। इसके अलावा भले ही वह उनका उपयोग न करे, वह उन्हें जून वेयरन और अन्य लोगों को दे सकता था। यांग ये ने स्थानिक अंगूठी को दूर रखा और फिर वह नकाबपोश महिला को देखने के लिए मुड़ा। महिला भी उसे देख रही थी। यांग ये ने उस पर कोई और ध्यान नहीं दिया और उन 3 आदमियों की ओर चलना शुरू कर दिया जो लियान सुयाओ के समूह के साथ युद्ध में थे। इस समय लियान सुयाओ और अन्य लोग युद्ध में पूरी तरह से दब गए थे। वे स्वाभाविक रूप से उन 3 लोगों से कमजोर नहीं थे। हालांकि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी क्योंकि उन्होंने पूरी रात मियास्मा का विरोध करते हुए बहुत अधिक गहन ऊर्जा खर्च कर दी थी। इसलिए उनके पास ज्यादा ऊर्जा नहीं बची थी। जब तीनों लोगों ने यांग यी को अपनी ओर आते देखा तो वे भयभीत हो गए और बिना किसी हिचकिचाहट के दूर जाकर गायब हो गए। यांग ये दंग रह गया, क्या मैं इतना डरावना हूं? यांग ये ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी गहन ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए समय चाहिए था। वह दोपहर के समय अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उस समय उसे अपने चरम पर होना था। इस जगह पर अनगिनत विशेषज्ञ थे और अशुभ क्षेत्र अप्रत्याशित खतरों से भरा था, इसलिए उसे सावधान रहना था। धन्यवाद। इस बीच लियान सुयाओ ने यांग ये को देखा। उसका आभार दिल से आया था, क्योंकि यांग ये बस चले जा सकते थे। यांग ये के पास जो ताकत थी उसके आधार पर यांग ये बस चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यांग ये मुस्कुराया, यह कुछ भी नहीं था। वह एक पांडित्यपूर्ण व्यक्ति नहीं था। इस तरह की जगह पर अधिक दुश्मन होने की तुलना में अधिक दोस्त होना बेहतर था। लियान सुयाओ और अन्य लोग उससे कमजोर थे, लेकिन वे कमजोर नहीं थे। पिछली लड़ाई की तरह, अगर लियान सुयाओ और अन्य लोगों ने उन 3 लोगों को व्यस्त नहीं रखा होता, तो उसके लिए उस हरे रंग के लिबादे वाले आदमी को मारना असंभव होता, जब तक कि वह अपने कुछ तुरुप के पत्ते न दिखा दे। जहां तक यांग यी का सवाल है, वह जितने संभव हो सके उतने ट्रम्प कार्ड अपने पास रखना चाहता था। उसका मानना कि लियान सुयाओ और बाकी लोगों के पास निश्चित रूप से अपने ट्रम्प कार्ड हैं, या यूं कहें कि सबके पास ट्रम्प कार्ड हैं। अगर वे वाकई जिंदगी और मौत की लड़ाई में उतरते हैं, तो यह एक प्रतियोगिता होगी कि किसके पास सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड हैं। लियान सुयाओ ने यांग ये की ओर देखा और सिर हिलाया, चलो जल्दी से ठीक हो जाएं और अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपनी चरम शक्ति हासिल करने का प्रयास करें। यांग यी ने सिर हिलाया और फिर वे तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और दिव्य क्रिस्टल के भीतर की ऊर्जा को पागलपन की तरह अवशोषित करना शुरू कर दिया। ओमिनस सिटी बहुत शांत थी, या यूं कहें कि एकदम शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ शहर हो। यहाँ कुछ लोग थे, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे के प्रति सतर्क थे। इसलिए अपने अपने समूहों के लोगों के अलावा वे दूसरों से बात नहीं करते थे या शहर में घूमते फिरते नहीं थे। सभी लोग दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया। सूरज को आसमान में ऊपर चढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और शहर में फैली धुंध सूरज की रोशनी के नीचे और भी कम होती दिख रही थी। इस बीच दूर बैठा बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और गायब हो गया। उसके बाद नकाबपोश महिला भी खड़ी हुई और गायब हो गई। चलो हम भी चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियान सुयाओ खड़ी हो गई और आगे चलने लगी। वे सभी लियान सुयाओ के नेतृत्व में ओमिनस सिटी के केंद्र में पहुंचे। वहां एक विशाल पत्थर का मंच था और मंच पर अंधेरे प्रकाश का एक चक्र था। इस समय अंधेरे भूरे रंग की ऊर्जा की अनगिनत किस्में प्रकाश के चक्र से बाहर निकल रही थीं। लियान सुयाओ ने गंभीरता से कहा, यह टेलीपोर्टेशन संरचना है जो अशुभ क्षेत्र की ओर ले जाती है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने टेलीपोर्टेशन संरचना को देखा। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी था। टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रवेश करने से पहले बूढ़े व्यक्ति को एक स्थानिक अंगूठी देता था। जाहिर है, यह प्रवेश शुल्क था। प्रवेश शुल्क वाकई बहुत ज्यादा था। असल में यह 30,000 दिव्य क्रिस्टल था। 30,000 शी कबीला पैसा कमाने में वाकई बहुत बढ़िया है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, यह चोरी करने से भी ज्यादा तेज है। यांग ये ने अभी अभी 100,000 दिव्य क्रिस्टल चुराए थे, लेकिन उसने तुरंत उनमें से 1/3 दे दिया। इस बीच लियान सुयाओ ने अचानक यांग ये को देखा, क्योंकि टेलीपोर्टेशन संरचना के साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए हमें अशुभ क्षेत्र के भीतर एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। इसलिए सावधान रहें, लापरवाह न बने, यह यादृच्छिक होगा। यांग ये ने सिर हिलाया, ठीक है। उनकी बारी आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने प्रवेश शुल्क का भुगतान किया और टेलीपोर्टेशन संरचना में प्रवेश कर गए। कुछ समय बीतने के बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही यांग ये ने अपनी आंखें खोली, उसके पीछे से अचानक एक तीखी चीख गूंजी। उसके बाद यांग ये के हाव भाव बदल गए और उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अध्याय 1445 एक भयानक स्थान।
चीख। यांग ये के पीछे से एक अजीब और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। यह बेहद भयानक था क्योंकि यांग ये को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला है। इसके अलावा उसकी आत्मा वास्तव में थोड़ी कांप रही थी। यह क्या है? यांग ये के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत पलटा, अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। अनुभव करना। अंतरिक्ष में जोरदार लहरें उठीं, लेकिन उसकी तलवार किसी पर नहीं लगी। यांग ये के सामने कुछ भी नहीं था। यांग ये का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ का धुआं उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा भयानक था। यहाँ उसे सिर्फ 1 मीटर की दूरी तक ही दिखाई दे रहा था, और वह उस दूरी से आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। यहाँ का धुआं कल रात ओमिनस सिटी की तुलना में कहीं ज्यादा घना कहा जा सकता है। लेकिन अभी दोपहर हो चुकी थी, तो रात में यहाँ का धुआं कितना भयानक होगा। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने अपनी हथेली पलटी। उसकी मुट्ठी में एक स्क्रॉल कंटेनर दिखाई दिया। शी कबीले के बूढ़े आदमी ने उसे तब दिया था जब वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में प्रवेश कर रहा था। वास्तव में अशुभ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया गया था। यह एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल था। जब तक वह इसे कुचल देता, वह तुरंत अशुभ क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट हो जाता। उसने इससे पहले कभी जाने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उसे खुद पर पूरा भरोसा था। अभी तक अब यह स्थान वास्तव में सामान्य नहीं था। यांग ये ने गहरी सांस ली और स्क्रॉल को दूर रख दिया। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बिग ब्लैकी उसके सामने प्रकट हुआ। अपने सामने का दृश्य देखकर बिग ब्लैकी की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर यांग ये ने देखा कि उसकी आंखों में गहरा डर दिखाई दे रहा था। डर के अलावा उसमें खौफ का भी एक निशान था। इसे आदिकालीन पैगोडा में प्रवेश करने का प्रयास करने में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन यांग ये ने इसे रोक दिया। जब तक वह चाहेगा, अन्य लोग आदिकालीन पैगोडा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जब बिग ब्लैकेड ने देखा कि यांग ये ने उसे प्रिमोडियल पैगोडा में प्रवेश करने से रोक दिया है, तो उसने यांग ये को एक विनती भरी नजर से देखा। यांग ये का चेहरा और भी गंभीर हो गया जब उसने यह दृश्य देखा। उसकी समझ के अनुसार बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी दोनों ही अभी वयस्क नहीं थे। हाँ, ये दोनों दिव्य दानव जानवर अभी तक वयस्क नहीं हुए थे। भले ही वे वयस्क नहीं थे, लेकिन उनकी ताकत संदेह से परे थी। यह कहा जा सकता है कि वास्तव में निचले आयामों में बहुत कम लोग थे जो उन्हें मारने में सक्षम थे, लेकिन वे इस जगह से बहुत डरे हुए थे। दूसरे शब्दों में, यहाँ ऐसे अस्तित्व थे जो उनसे भी अधिक डरावने थे, और वे अस्तित्व उनसे थोड़े ही अधिक डरावने नहीं थे। हालांकि बिग ब्लैकी पहले से बहुत छोटा हो गया था, फिर भी वह यांग ये से कई गुना बड़ा था। इसलिए यांग ये के पास हवा में उड़ने और उसका सिर सहलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और वह धीरे से बोला, तुम किससे डरते हो? बिग ब्लैकी काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने अपना पंजा उठाया और उसे इधर उधर हिलाना शुरू कर दिया। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया जब उसने यह देखा। फिर से अतीत में बैंगनी मिंक ने ऐसा किया था, और स्ट्रोई ने भी। अब सेलेस्टियल डेमन वुल्फ भी ऐसा ही कर रहा था। वास्तव में यह बहुत सामान्य था क्योंकि सभी जानवर बोल नहीं सकते थे, खासकर बिग ब्लैकी जैसा जानवर जो अतीत में शायद ही कभी इंसानों से मिला हो। आखिरकार अतीत में अशुभ क्षेत्र में रहते हुए यह शायद ही कभी इंसानों से मिला हो। इसके अलावा जानवरों को इंसानों की भाषा बोलने का शौक नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी इंसान जानवरों की भाषा बोलने का शौकीन नहीं था। यांग ये के अलावा, हालांकि वह बोल नहीं रहा था, बल्कि बस उसे समझ रहा था। यांग ये को बिग ब्लैकी की बात समझने में कुछ समय लगा। वह उसे बता रहा था कि अशुभ क्षेत्र बेहद खतरनाक है, और वह उसे जल्दी से वहां से चले जाने के लिए कह रहा था। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने कहा, मैं नहीं जा सकता। मुझे अंधेरे के जंगल में जाना है। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? यह शापित जगह धुंध से ढकी हुई थी, इसलिए उसके पास बिग ब्लैकी को अंधेरे के जंगल में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा अगर वह खुद खोज करता, तो उसे वास्तव में नहीं पता था कि उसे अपने उद्देश्य का पता लगाने में कितना समय लगेगा। बिग ब्लैकी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने पंजे हिलाने लगा। वह उसे तुरंत वहां से चले जाने को कह रहा था। यांग ये ने बिग ब्लैकी को जबरदस्ती आदेश नहीं दिया था। आखिरकार यह उसे उसके भले के लिए ही कहा गया था। यांग ये ने थोड़ी देर गहराई से सोचा और कहा, क्या तुम्हें वह बड़ा आदमी याद है जिसने तुम्हें मेरे पास घसीटा था? क्यूई। बिग ब्लैकी की आंखों में तुरंत डर दिखाई दिया। हालांकि वह भी एक क्रूर जानवर था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से क्यूई से निचले स्तर का था। क्यूई ने उनमें से 2 से लड़ाई की थी, लेकिन वह किसी भी तरह से नुकसान में नहीं पहुंचा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्यूई अपनी पूरी ताकत पर नहीं था, और उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। संक्षेप में, दिव्य दानव भेड़िए क्यू से काफी डरते थे। यांग ये ने कहा, क्या यहाँ ऐसे अस्तित्व हैं जो उससे अधिक शक्तिशाली हैं? बिग ब्लैकी चुप हो गया और ऐसा लगा जैसे वह तुलना कर रहा हो। काफी समय बीतने के बाद उसने सिर हिलाया। यांग ये ने जब यह देखा तो वह अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका।
यहाँ ऐसे अस्तित्व हैं जो क्यों क्यू से भी अधिक भयानक हैं। आखिर ये जगह क्या है? इस बार यांग ये वाकई गंभीर हो गया था। वह इस जगह पर लापरवाही से बच नहीं सकता था, उसे पूरी तरह गंभीर भी होना था। नहीं तो वह यहाँ अपनी जान गंवा सकता था। यांग ये ने गहरी सांस ली और राक्षस भेड़िए को देखा। उसके बाद उसने उसे बताया कि वह यहाँ क्यों आया है। वह स्वाभाविक रूप से बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी से निपटने के दौरान सिर्फ बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो स्वाभाविक रूप से वे उसके खिलाफ जाने का इरादा रखते। सबसे अच्छा तरीका उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना था, ठीक वैसे ही जैसे उसने क्यूई के साथ बनाया था। एक बार जब वह उनके साथ अच्छे संबंध बना लेता तो उसे उन्हें आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपनी मर्जी से उसकी मदद करते थे। बिग ब्लैकी बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने सिर हिलाया और यांग ये को लेने के लिए सहमत हो गया। दरअसल यांग ये उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वे भी यांग ये के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। वे अभी यांग ये के नियंत्रण में थे, इसलिए अगर वे यांग ये के साथ अच्छे संबंध बनाते तो यह निश्चित रूप से उनके लिए बेहद फायदेमंद होता। इसके अलावा वे अब यांग ये से बंधे रहने के खिलाफ नहीं थे। यह आदिकालीन शिवालय की वजह से था। दरअसल उन्हें आदिकालीन शिवालय में रहना पसंद था, हालांकि शर्त यह थी कि यह उन्हें निशाना न बनाए, अन्यथा यह स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क होगा। यांग ये ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, वह तुरंत बिग ब्लैकी पर चढ़ गया। हालांकि बिग ब्लैकी अभी भी यांग ये को अपनी सवारी करने देने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसने मना नहीं किया। किसी भी मामले में यांग ये ने पहले भी इस पर सवारी की थी, इसलिए एक और दौर कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक इसी तरह आदमी और भेड़िए की जोड़ी आगे बढ़ने लगी। बिग ब्लैकी काफी धीमी गति से चल रहा था। यांग ये ने उसे गति बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उसने जवाब में अपना सिर हिला दिया। बिग ब्लैकी को यांग ये को कारण समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ बहुत सारी खतरनाक चीजें थीं, इसलिए वे बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा सकते थे, अन्यथा इससे कई खतरनाक चीजों का ध्यान उनकी ओर चला जाता। जाहिर है वे खतरनाक चीजें बिग ब्लैकी के लिए भी खतरा थीं। यांग ये ने बिग ब्लैकी पर सवार होकर लगातार आसपास के माहौल का जायजा लिया। उसे अभी भी पहले की कान चीर देने वाली चीख के प्रति कुछ डर महसूस हो रहा था, और यह मुख्यतः इसलिए था क्योंकि उसने उसके मालिक की परछाई तक नहीं देखी थी। उस रहस्यमयी चीज ने निश्चित रूप से उस पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसने अपना इरादा त्याग दिया। शायद इसलिए कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और इस कारण उसका अचानक हमला विफल हो गया, या शायद कोई और कारण था। हालांकि चाहे जो भी कारण रहा हो, उस चीज की ताकत संदेह से परे थी। अब यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि देवता भी यहाँ आने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाते। अगर किसी साधारण देवता को उस स्थिति का सामना करना पड़ता तो शायद वह देवता मौके पर ही मर जाता। कुछ देर यात्रा करने के बाद अचानक बिग ब्लैकी की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। इस बीच यांग ये भी भौचक्का हो गया और उसने अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रख लिया। चीख! अचानक यांग ये के चारों ओर एक तीखी और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। ऐसा लग रहा था कि उसमें भेदक शक्ति थी और इससे यांग ये के दिमाग से तेज दर्द निकल रहा था। यह एक ध्वनि तरंग हमला था जिसे रोका नहीं जा सका। यांग ये ने जल्दी से अपनी तलवार की मंशा छोड़ दी और अपने चारों ओर तलवार की मंशा का एक अदृश्य घेरा बना लिया। तभी उसके सिर में थोड़ा आराम महसूस हुआ। उसने आसपास की चीजों पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। यांग ये का चेहरा उदास हो गया। तेज दर्द वास्तव में काफी भयानक था। अगर कोई साधारण देवता अचानक पकड़ा जाता तो उस देवता के लिए अस्थायी रूप से चकित हो जाना बहुत संभव था, लेकिन यांग ये को ऐसे प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि तेज दर्द उस तीव्र दर्द की तुलना में बहुत कम था जो उसने अपनी तलवार की मंशा के कारण झेला था। वह उसे झेलने में भी सक्षम था, इसलिए ऐसा तेज दर्द उसके लिए सामान्य दर्द था। हालांकि यांग ये निश्चित रूप से दुखी था क्योंकि कोई या कुछ उसे छाया से देख रहा था, लेकिन वह इसके निशान नहीं देख पाया क्योंकि धुंध उसकी दिव्य भावना को बाधित कर सकती थी और वह अस्तित्व धुंध के भीतर छिपा हुआ था। इसने उसे बहुत निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया। ठीक जब यांग ये बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था, बिग ब्लैकी ने अचानक अपने अगले पंजे उठाए और उन्हें जमीन पर पटक दिया। धमाका! इस समय पूरी धरती हिल गई। सिर्फ धरती ही नहीं हिली, बल्कि अंतरिक्ष भी हिल गया और फिर बिग ब्लैकी ने अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाए। धमाका! दिव्य दानव भेड़िए से एक भयानक आभा विस्फोटक रूप से बाहर निकली और फिर मियाज़मा को उड़ा दिया गया। मियाज़मा को दूर धकेल दिया गया, लेकिन मियाज़मा को उनके चारों ओर वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। बिग ब्लैक लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन कर रहा था। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी और वह समय समय पर उग्र रूप से दहाड़ता था। यांग ये ने बिग ब्लैकी की पीठ पर बैठते हुए खुद को सिर हिलाया, जैसा कि एक अशुभ जानवर से उम्मीद की जाती है। एक बार जब यह पागल हो जाता है तो यह वास्तव में काफी भयानक होता है। बिग ब्लैकी द्वारा शक्ति प्रदर्शन के बाद उन्हें रास्ते में किसी भी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा।
ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि बिग ब्लैकी लगातार अपनी आभा बिखेर रहा था जो एक अशुभ जानवर की थी। हालांकि इससे उनकी यात्रा थोड़ी आसान हो गई, फिर भी यांग ये के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता का भाव था। यह सिर्फ यांग ये ही नहीं था, यहाँ तक बिग ब्लैकी की आंखें भी गंभीरता और सतर्कता से भरी हुई थीं। क्योंकि भले ही बिग ब्लैकी की आभा यहाँ मौजूद कुछ खतरनाक चीजों को मुसीबत में पड़ने की हिम्मत न करने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन यह और भी अधिक डरावनी चीजों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। वे पतली बर्फ पर चल रहे थे। इस घृणित स्थान पर पहुंचने के बाद यांग ये को ऐसा ही महसूस हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि यह वाकई बहुत दुखद था। उसके और बिग ब्लैकी के पास जो ताकत थी, क्या निचले आयामों में कोई ऐसी जगह थी जहां वे नहीं जा सकते थे? हालांकि जब वे यहाँ थे तो उन्हें हर समय पूरी तरह से सावधान रहना पड़ता था और वे पूरी तरह से डरते थे कि कोई भयानक चीज अचानक उनके सामने आ जाएगी। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद बिग ब्लैकी ने अचानक चलना बंद कर दिया। यांग ये बोलने ही वाला था कि अचानक उसने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा। वहां का धुआं धीरे धीरे हिलने लगा और थोड़ी देर बाद यांग ये को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ देखा है, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ने लगीं। अध्याय 1446 बात करो। उसने क्या देखा था? एक बहुत बड़ा पहाड़, एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसने आसमान को भी काला कर दिया था, उसकी तरफ गिर रहा था। ऐसा लगा जैसे आसमान उस पर टूट पड़ा हो। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक चमक उठी, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो हवा में ऊपर उड़ गई। जैसे ही वह आकाश में पहुंचा, यांग ये ने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। ओह! तलवार की चीख गूंजी, जैसे तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा को चीरती हुई पहाड़ से टकराए। अनुभव करना, टकराना। जैसे ही उसकी तलवार की ऊर्जा पहाड़ में लगी, पहाड़ टूटकर बिखर गया और उसमें से मलबे और धूल के अनगिनत टुकड़े फूटकर आकाश में उड़ने लगे। काफी समय बीत गया, इससे पहले कि आकाश धीरे धीरे सामान्य हो गया। इस बीच यांग यी और बिग ब्लैकी के सामने एक रॉक टाइटन खड़ा था। यह चट्टान विशालकाय थी, जो पूरी तरह से अज्ञात फीकी चांदी की चट्टान से बनी थी, तथा इसके हाथ में चट्टान की एक जोड़ी कुल्हाड़ियां थीं। यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, क्योंकि पहले वाला पहाड़ उसके सामने खड़े उस व्यक्ति द्वारा उठाया गया था। यांग यी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और उस पहाड़ को नष्ट करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि अगर वह उस पहाड़ को उठा और हिला सकता था, तो वह अपनी शारीरिक शक्ति को कम से कम 3 गुना बढ़ाने के बाद इसे आजमा सकता था। मैं इसके विरुद्ध क्रूर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस बीच यांग ये ने अचानक देखा कि चट्टान टाइटन उसकी ओर नहीं देख रहा था, बल्कि वह दिव्य दानव भेड़िए को देख रहा था। कुछ क्षण की शांति के बाद अचानक रॉक टाइटन बोला, रॉक माउंटेन के घुसपैठियों को मौत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी चट्टान की कुल्हाड़ी उठाई और उसे राक्षस भेड़िए पर फेंक दिया। रॉक कुल्हाड़ी यांग ये से कई गुना बड़ी थी और यह बहुत तेज थी। यांग ये ने बिग ब्लैकी के सामने आने से पहले बस एक सफेद रोशनी की किरण चमकती देखी। बिग ब्लैकी स्वाभाविक रूप से कोई कमजोरी प्रदर्शित करने के लिए तैयार नहीं था, और उसने तुरंत अपने पंजे जमीन पर पटक दिए और रॉक कुल्हाड़ी की ओर झपट्टा मारा। धमाका! एक विस्फोट हुआ, और फिर बिग ब्लैकी को वास्तव में वहीं धकेल दिया गया जहां वह कुछ क्षण पहले खड़ा था। जहां तक रॉक कुल्हाड़ी का सवाल है, वह सफेद रोशनी की किरण में बदल गई थी जो रॉक टाइटन की मुट्ठी में वापस आ गई थी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह हमला करने ही वाला था कि उसके नीचे मौजूद दिव्य दानव भेड़िया ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे अभी हमला नहीं करना चाहिए। बिग ब्लैकी ने रॉक टाइटन को देखने के लिए मुंह मोड़ा, और फिर कई लहरें रॉक टाइटन की ओर बढ़ीं। थोड़ी देर बाद रॉक टाइटन ने अपना सिर हिलाया और यांग ये को देखा, मानव, तुरंत चले जाओ या मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस बीच बिग ब्लैकी ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने अपने पंजे हिलाना शुरू कर दिया। यांग ये को कुछ देर बाद समझ में आया कि क्या हो रहा है। यह रॉक माउंटेन था। रॉक माउंटेन किसका प्रतिनिधित्व करता है, इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वैसे भी यह रॉक माउंटेन था और यह रॉक टाइटन का क्षेत्र था। रॉक टाइटन ने उन पर हमला किया था क्योंकि वे उसके क्षेत्र में घुस आए थे, लेकिन उन्हें अंधेरे के जंगल में जाने के लिए रॉक माउंटेन से होकर गुजरना पड़ा। बेशक वे घूम सकते थे, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि रॉक माउंटेन बहुत बड़ा था। राक्षस भेड़िए की गति के साथ भी रॉक माउंटेन के चारों ओर जाने में कम से कम 1 दिन लग जाएगा। इसके अलावा अगर वे इसके चारों ओर जाते हैं तो उन्हें और भी अधिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रॉक माउंटेन उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि रॉक टाइटन उनके रास्ते में था। बात करना, मुझे इसके साथ बात करनी है। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, हमारा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं है, और हम बस वहां से गुजरना चाहते हैं। कृपया हमें जाने दें। मैं वादा करता हूं कि हम बस वहां से गुजर रहे हैं। बिग ब्लैक ने भी जल्दी से सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वे बस गुजर रहे थे। नहीं, रॉक टाइटन की आवाज वज्रपात की तरह थी क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी यांग यी की ओर तान दी थी। मानव, छोड़ो या मरो। स्पष्टतः उसने बात करने से इनकार कर दिया।
यांग ये ने उस पर नजर डाली, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, और फिर अचानक बोली, चूंकि आप हमारा स्वागत नहीं करते हैं, तो अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने बिग ब्लैकी को थपथपाया और वह तुरंत मुड़कर चला गया। रॉक टाइटन ने जब यह देखा तो उसने अपनी कुल्हाड़ी वापस ले ली। हालांकि बिग ब्लैकी अचानक एक अंधेरे प्रकाश की किरण में बदल गया जो रॉक माउंटेन की ओर बढ़ गया। बिग ब्लैकी बहुत तेज था और उसने तुरंत रॉक टाइटन को पार कर लिया और दूर जाकर गायब हो गया। उड़ाना। यांग ये इधर उधर नहीं जाना चाहता था। वह इस घटिया जगह में कुछ भी नहीं देख सकता था। अगर वह इधर उधर जाने की कोशिश करता तो उन्हें किसी राक्षस का सामना करना पड़ सकता था। इसके अलावा वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चूंकि यह सबसे तेज रास्ता था, तो फिर इसके इर्द गिर्द क्यों जाना। भले ही रॉक टाइटन ने उन्हें जाने से मना कर दिया, लेकिन अगर वे तेज थे तो रॉक टाइटन क्या कर सकता था। रॉक टाइटन बहुत शक्तिशाली था और वह बिग ब्लैकी को भी पीछे धकेल सकता था, इसलिए यह स्पष्ट था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। इसलिए यांग ये ने उसके खिलाफ सीधे जाने का विकल्प नहीं चुना था। आखिरकार वह बस गुजरना चाहता था। बिग ब्लैकी वास्तव में बहुत तेज था और उसने एक क्षण में ही चट्टानी विशालकाय को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हालांकि कुछ ही पलों बाद यांग ये का चेहरा बदल गया, क्योंकि एक पत्थर की कुल्हाड़ी तेजी से उनके पीछे से आ रही थी। कुल्हाड़ी में बहुत भयानक ताकत थी और यह उन पर लॉक भी हो गई थी, इसलिए इससे बचना असंभव था। वह केवल इसका सीधा मुकाबला ही कर सकता था। यांग ये ने पलटकर अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। टकराना। रॉक कुल्हाड़ी उड़ गई। हालांकि यांग ये भी प्रभाव से उड़ गया और वह लगभग 10 किलोमीटर दूर उड़ गया। एक बार जब वह रुका, यांग ये ने अपने हाथ की ओर देखा और उसने पाया कि उसकी हथेली फट गई थी। इसके अलावा उसके पूरे हाथ में दरारें दिखाई देने लगी थीं। क्या भयानक ताकत थी। यांग ये ने गहरी सांस ली और ऊपर देखा। उसके पास ही जमीन कांप रही थी और फिर वहां से एक चट्टानी टाइटन का सिर निकला। यांग ये और बिग ब्लैकी के सामने चट्टानी टाइटन को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने अपनी बांह की मरम्मत के लिए अपनी बैंगनी ऊर्जा प्रसारित की, जबकि वह रॉक टाइटन को देख रहा था। भाई, हम बस गुजरना चाहते हैं। मानव, मर जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी फिर से घुमाई और पत्थर की कुल्हाड़ी यांग ये और बिग ब्लैकी की दिशा में तेजी से उतरी। यांग ये ने खामियों का पता लगाने की अपनी क्षमता का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि रॉक टाइटन शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था, वह उस ताकत पर काबू नहीं पा सका। यांग यी ने खुद को रोकना बंद कर दिया और एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि दो तरह के डरावने इरादे हवा से प्रकट होते। उसके बाद इरादे एक साथ जुड़ गए और रॉक कुल्हाड़ी की ओर बढ़ गए। टकराना। टक्कर लगने पर रॉक कुल्हाड़ी तुरंत उड़ गई। हालांकि इरादे गायब नहीं हुए थे और वे रॉक टाइटन से टकराते समय बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। हाँ, चट्टानी टाइटन क्रोध से चिल्लाया और उसने अपनी दूसरी कुल्हाड़ी उठाई और उसे आगे घुमाया। टकराना। यांग यी के इरादे चकनाचूर हो गए और झटके ने चट्टानी टाइटन की ओर अपना प्रभाव डाला। हालांकि वह सिर्फ 2 कदम पीछे हटकर रुक गया। इसके अलावा यह पूरी तरह से सुरक्षित था। यांग ये के मुंह के कोने इस बात पर फड़क उठे, उस आदमी की सुरक्षा व्यवस्था दिव्य दानव हेगमन बॉडी से भी ज्यादा मजबूत है। यांग ये के पास रॉक टाइटन से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह साथी की सुरक्षा को भेद नहीं सकता था जब तक कि वह तलवार भगवान की मुहर को सक्रिय नहीं करता और अपनी तलवार की मंशा को रिटर्नल रैंक तक नहीं बढ़ाता। बेशक तभी उसके लिए रॉक टाइटन की सुरक्षा को भेदना संभव होगा। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ? यह अशुभ क्षेत्र था, यह स्वर्ग के बादलों का शहर नहीं था। यहाँ कुछ भी उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने उस चट्टानी टाइटन की ओर देखा जो हमला करने वाला था। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। स्विश। यांग ये को जवाब में एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। यह तेजी से घूम रही थी और यांग ये की ओर गिर रही थी, और इसके बाद अंतरिक्ष में विकृति आ गई। हालांकि इसके बाद की जगह सिर्फ विकृत हो रही थी, लेकिन यह बेहद भयानक थी। आखिरकार पहले मारे गए हेवनरेंड यांग यी ने यहाँ की जगह को चीरकर भी नहीं पाया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि यहाँ की जगह कितनी मजबूत थी। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार म्यान में डाल ली, जबकि उसकी गहन ऊर्जा पागलपन से घूम रही थी। उसी समय उसके दोनों इरादे प्राचीन म्यान में पागलपन से भर गए। जैसे ही विशाल कुल्हाड़ी उससे लगभग 3 मीटर दूर पहुंची, यांग ये ने तेजी से अपनी तलवार खींची और उसे घुमाया। ओह! कानों को चीर देने वाली तलवार जैसी चीख हवा में उठी। वह जहां भी गुजरी, उसके चारों ओर का धुआं पीछे की ओर खिसक गया, जैसे कोई घटती हुई लहर हो। टकराना। टक्कर के बिंदु पर एक जोरदार धमाका हुआ और फिर ऊर्जा की एक भयानक लहर आसपास की ओर बह गई। यांग यी को बार बार पीछे की ओर धकेला गया, जबकि कुल्हाड़ी रॉक टाइटन की ओर उड़ गई। चट्टानी टाइटन ने अपना हाथ बढ़ाया और कुल्हाड़ी पकड़ ली। टकराना। एक विशाल शक्ति की लहर उसके शरीर से होकर गुजरी और वह कुछ मीटर पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
लेकिन यांग ये को लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया था। यांग ये ने अपनी बांह पर नजर डाली। इस समय उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस बांह में सारी संवेदना खो दी हो। वह आदमी बहुत डरावना था। यह कहा जा सकता है कि यदि दिव्य दानव भगवान ने दिव्य दानव हिगमन बॉडी को सक्रिय किया और उस रॉक टाइटन से लड़ा, तो दानव भगवान निश्चित रूप से रॉक टाइटन से हार जाएगा। इसकी सुरक्षा व्यवस्था भयावह स्तर तक दुर्जेय थी। केवल इसकी सुरक्षा ही भयावह नहीं थी, बल्कि इसकी ताकत भी भयावह थी। मानव, तुम मौत के लायक हो। इस बीच चट्टान टाइटन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे यांग यी पर घुमाया। यह देखकर यांग ये की पलकें झपकने लगीं। रॉक टाइटन के हमलों का सबसे भयानक हिस्सा उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि वे अपने लक्ष्य को लॉक कर सकते थे। ठीक इसी क्षण इसने यांग ये की आभा को लॉक कर दिया था, इसलिए वह इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। क्योंकि न केवल इसने उसे लॉक कर दिया था, बल्कि यह बेहद तेज भी था। ठीक जब यांग यी हमला करने ही वाला था, तभी बिग ब्लैकी आगे बढ़ा और चट्टान की कुल्हाड़ी से टकरा गया। धमाका! पत्थर की कुल्हाड़ी उड़ गई और बिग ब्लैकी को बार बार पीछे की ओर धकेला गया। यांग ये चुपचाप खड़ा नहीं रहा। वह बिग ब्लैकी की पीठ पर झपटा और बोला, चलो चलें। बिग ब्लैकी तुरंत ही एक अंधेरे प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो दूर जाकर गायब हो गया। चूंकि वे जीत नहीं सके, इसलिए उन्हें भागना पड़ा। यांग ये अभी भी भूला नहीं था कि उसने जून वेइरन से क्या कहा था। इस समय वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसे भागना पड़ा। केवल एक मूर्ख ही रॉक टाइटन से तब भी लड़ता रहेगा जब जीतना असंभव हो। आखिरकार वह अंधेरे के जंगल के लिए यहाँ था। बेशक मुख्य कारण यह था कि उसके पास रॉक टाइटन को हराने का कोई तरीका नहीं था। बिग ब्लैकी ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। हालांकि यांग ये अभी भी उनके पीछे चट्टानी टाइटन को महसूस कर सकता था। भले ही चट्टानी टाइटन बहुत बड़ा था, लेकिन वह बहुत तेज था। हालांकि जब बिग ब्लैकी ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ाया, तो उनके और रॉक टाइटन के बीच का अंतर बढ़ता ही गया। इससे यांग ये को राहत की सांस लेने का मौका मिला। वह वास्तव में रॉक टाइटन से लड़ना नहीं चाहता था, और उसने अनुमान लगाया कि बिग ब्लैकी भी नहीं चाहता था। आखिरकार भले ही उन्हें पीट पीट कर मार न डाला जाए, लेकिन वे इसके साथ लड़ाई में मर मिटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ देर बाद बिग ब्लैकी अचानक रुक गया। यांग ये स्तब्ध रह गया। उसे दूर तक देखने में देर नहीं लगी, और फिर उसके मुंह के कोने तुरंत फड़क उठे। उसके बाद उसके माथे पर ठंडे पसीने की एक बूंद बह निकली। एक पल में यांग ये ने घबराकर कहा, बिग ब्लैकी, चलो उस रॉक टाइटन के पास वापस चलते हैं। अध्याय 1447 आत्मसमर्पण। उन्होंने क्या देखा था? यांग यी और बिग ब्लैकी से कुछ ही दूरी पर 21 रॉक टाइटन्स थे। वे रॉक टाइटन्स ऊंचे खंभों की तरह थे जो उनके रास्ते में बाधा बन रहे थे। प्रत्येक रॉक टाइटन के हाथ में या तो कुल्हाड़ियों का एक जोड़ा था, या विशाल कृपाण या हथौड़ों का एक जोड़ा था जो बिग ब्लैकी से भी बड़े थे। इस बार यांग ये को लगा कि वह अपने निर्माता से मिलने वाला है। इस समय उसके पीछे का चट्टानी टाइटन उसे पकड़ चुका था। 22 रॉक टाइटन्स यांग ये और बिग ब्लैकी को घूर रहे थे, जिससे यांग ये की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। भले ही वह बिग ब्लैकी का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से बदसूरत था। जैसे ही उसने यांग यी और बिग ब्लैकी को देखा, उनके पीछे मौजूद चट्टानी टाइटन ने तुरंत हमला करने का इरादा कर लिया। इस बीच यांग ये ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं सचमुच आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ। यांग ये के पीछे मौजूद रॉक टाइटन ने यांग ये की कही गई बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने यांग ये पर अपना कुल्हाड़ा फेंक दिया। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत पलटकर अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। हेवनरेंड, जो 2 प्रकार के इरादों से बढ़ाया गया था। केवल 2 प्रकार के इरादों से बढ़ा हुआ हेवनरेंड ही रॉक टाइटन की ताकत का बमुश्किल विरोध कर सकता था। अन्यथा वह रॉक टाइटन का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय सभी चालें या खामियों का पता लगाने की क्षमता बेकार थी। शुद्ध शक्ति सब कुछ कुचल सकती है। अगर उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, तो वह रॉक टाइटन के हमले में खामियों का पता लगा सकता था और हमले को नष्ट कर सकता था। हालांकि यह असंभव था जब उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसे इसका सीधा मुकाबला करना था। टकराना। उसकी तलवार कुल्हाड़ी से टकराए और फिर उसका शरीर उड़ गया। हालांकि इस बार उसे खुद को रोकने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक पल बाद वह प्रकाश की किरण में बदल गया जो तेजी से आगे बढ़ी और तुरंत रॉक टाइटन के सामने प्रकट हुई। एक विचार से मौत। यांग ये ने बहुत लंबे समय से इस चाल का इस्तेमाल नहीं किया था। यह किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि इसकी ताकत की तुलना हेवनरेंड से नहीं की जा सकती थी। उसने इसे अब इसलिए लागू किया क्योंकि इससे उसकी गति में सुधार हो सकता था, इसलिए वह रॉक टाइटन के और भी करीब पहुंच सकता था। अन्यथा उसे हमेशा रॉक टाइटन के हमलों को निष्क्रिय रूप से रोकना पड़ता।
रॉक टाइटन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि यांग ये अचानक इतना तेज हो जाएगा, और वह चौंक गया। यांग ये की तलवार सीधे उसकी छाती पर लगी। टकराना। रॉक टाइटन 30 मीटर पीछे चला गया, जबकि यांग ये को 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया। इसके अलावा उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया। रॉक टाइटन की छाती के लिए वहां केवल एक छेद था, लेकिन रॉक टाइटन की विशाल आकृति पर वह छेद व्यवहारिक रूप से ध्यान देने योग्य नहीं था। यांग ये उसे मार नहीं सका। यहां तक अगर वह वहीं खड़ा रहा और यांग ये को उस पर हमला करने दिया, तो भी यांग ये के लिए उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि यह उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यह एक सच्चाई थी। रॉक टाइटन की सुरक्षा सेलेस्टियल डेमन हेजमन बॉडी से न केवल मजबूत थी, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। सेलेस्टियल डेमन हेजमन बॉडी एक समय तक अपनी शारीरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर थी, लेकिन रॉक टाइटन ने किसी भी बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं किया था। इसका शरीर हमेशा इतना मजबूत था। चट्टानी टाइटन स्पष्ट रूप से घायल होने से क्रोधित था। यह तुरंत मौके पर घूम गया और इसकी कुल्हाड़ी क्षैतिज रूप से फैल गई। जहां भी यह गुजरा, पूरे अंतरिक्ष में दरारें दिखाई दी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अर्धवापसी रैंक तलवार की मंशा और वध की मंशा उसके अंदर से बाहर निकली, लेकिन उसकी तलवार की मंशा और वध की मंशा को वापस सिकुड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, और फिर अचानक यह भड़क उठी। कगार कानून। वध की मंशा और तलवार की मंशा दोनों की कगार पर टकराना। एक विस्फोट हुआ जिससे आसमान हिल गया। चट्टान की कुल्हाड़ी इतनी तेज गति से वापस गिरी कि उसे आंखों से देखा नहीं जा सका। इस बार चट्टान का टाइटन उसे पकड़ नहीं पाया और वह चट्टान के टाइटन की छाती पर जा लगी। टकराना। चट्टानी टाइटन बार बार पीछे की ओर खिसक रहा था, और अंत में रुकने से पहले वह लगभग 300 मीटर पीछे खिसक गया था। इसके अलावा उसकी छाती पर दरारें दिखाई दे रही थीं। हालांकि यांग ये का चेहरा और भी गंभीर हो गया, क्योंकि कगार पर 2 अर्धरिटनल रैंक इरादों की ताकत बिल्कुल भयानक थी। इसे केवल एक ओवरलैप्ड हेवन रेंज से हीन कहा जा सकता था। हालांकि इसने रॉक टाइटन को कोई भौतिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। रॉक टाइटन की सुरक्षा के खिलाफ यांग ये निराशा की कगार पर था। रॉक टाइटन स्पष्ट रूप से यांग यी द्वारा फिर से घायल होने से हताश था, और यह अपने ही प्रकार के सामने भी था। हिंसक आभा की भयानक लहरें उसके भीतर से लगातार उठ रही थीं, और उसकी कुल्हाड़ियां तेजी से घूमने लगीं। रॉक टाइटन के चारों ओर का स्थान उसकी घूमती कुल्हाड़ियों के सामने विकृत हो गया। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा है कि वह साथ ही एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने वाला है। यांग ये ने प्राचीन म्यान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जानता था कि इस बार वह खुद को रोक नहीं सकता था, और उसे अपने हेवन रेंज को ओवरलैप करना था। अन्यथा उसे हमला करने का दूसरा मौका नहीं मिल सकता था। उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन वे रॉक टाइटन की कुल्हाड़ियों का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते थे। आखिरकार रॉक टाइटन की ताकत उसके पास मौजूद शारीरिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा थी। यांग ये ने बिग ब्लैकी की मदद नहीं ली, क्योंकि दूसरे रॉक टाइटन्स ने लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया था। अगर बिग ब्लैकी ने उसकी मदद की होती, तो वे रॉक टाइटन्स भी निश्चित रूप से लड़ाई में शामिल हो जाते। उस समय वे दोनों निश्चित रूप से खत्म हो जाते। हालांकि उसे नहीं पता था कि उन रॉक टाइटन्स ने हमला क्यों नहीं किया, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसे सोचना था कि वह इस रॉक टाइटन के हमले का विरोध कैसे करेगा। रॉक टाइटन हमला करने ही वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी, शीबा, एक पल रुको। शीबा नामक रॉक टाइटन तुरंत रुक गया और रॉक टाइटन्स के समूह को देखने लगा। यांग ये ने भी देखा। उसकी नज़र एक रॉक टाइटन पर पड़ी जिसके हाथ में बड़ी बड़ी कृपाणें थीं। उसने देखा कि 2 कृपाण वाला रॉक टाइटन बाकी की तुलना में थोड़ा बड़ा था और समूह में सबसे आगे खड़ा था। जाहिर है वह नेता था। उस चट्टानी टाइटन ने यांग ये को देखा और पूछा, तुम तलवार साधक हो? यांग ये ने सिर हिलाया। काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर रॉक टाइटन ने कहा, आप जा सकते हैं। यांग ये दंग रह गया। वह आदमी मुझे जाने देना चाहता है। यांग ये ने पूछा, क्यों? विशाल कृपाणधारी चट्टानी टाइटन ने उत्तर दिया, कोई कारण नहीं, बस चले जाओ। यांग ये अवाक रह गया। शीबा स्पष्ट रूप से काफी नाखुश था। उसने तुरंत कुछ कहना चाहा, लेकिन दोहरी कृपाण वाले उस चट्टानी टाइटन ने शीबा को घूर कर देखा। शीबा स्पष्ट रूप से उस चट्टानी टाइटन से काफी डर गया था और उसे घूर कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। शीबा ने इसके बजाय यांग ये को ही घूर कर देखा। हालांकि यांग ये वाकई उत्सुक था कि वह रॉक टाइटन उसे क्यों जाने देना चाहता था, यांग ये ने फिर से नहीं पूछा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। आखिर अगर उस आदमी को अपने फैसले पर पछतावा हुआ तो वह क्या करेगा? यहाँ बहुत सारे रॉक टाइटन थे, इसलिए यांग ये के पास उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था। यांग ये बिग ब्लैकी पर बैठ गया। बिग ब्लैकी उसके इरादों को समझ गया और जाने ही वाला था। दोहरी कृपाण वाले रॉक टाइटन ने अचानक कहा, तुम पीछे नहीं मुड़ रहे हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया, मैं अंधेरे के जंगल में जा रहा हूं।
अंधकार का जंगल, विशाल कृपाणों वाले चट्टानी टाइटन ने अपना सिर हिलाया, तुम वहां पहुंचने से पहले ही मर जाओगे। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। अभी यहां से जाने में देर नहीं हुई है। एक बार रात हो जाए तो एक भी दिव्य राक्षस भेड़िया तो क्या 10 भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह इतना भयानक है? यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। रॉक टाइटन ने आगे कहा, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है और आपकी ताकत भी खराब नहीं है, लेकिन आप बहुत छोटे हैं। 10 साल बाद यहाँ आएं और शायद यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके लिए खतरा बन सके। फिर भी अभी आपके लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। यांग ये के नीचे छिपे राक्षस भेड़िए ने जल्दी से अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए सिर हिलाया। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वहां जाना होगा। दरअसल अगर यह संभव होता तो वह इस शापित जगह पर एक पल भी और नहीं रहना चाहता था। यह एक बहुत ही भयानक जगह थी। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि दिव्य राक्षस भेड़िए यहाँ क्यों नहीं आना चाहते थे। यहाँ वास्तव में बहुत से ऐसे थे जो राक्षस भेड़ियों से ज्यादा ताकतवर थे। सीधे शब्दों में कहें तो दो राक्षस भेड़ियों के साथ उसकी मौजूदा ताकत के बावजूद अशुभ क्षेत्र अभी भी बेहद खतरनाक था। लेकिन उसे आगे बढ़ना ही था। जहां तक उसका सवाल था, अगर वह आगे बढ़ता रहा तो उसके पास बचने का मौका होगा, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह केवल मौत के आने का इंतजार कर सकता था। बाहरी दुनिया में 2 महीने प्राइमोडियल पैगोडा के भीतर लगभग 2 साल के बराबर थे और इतने कम समय में सफलता प्राप्त करना यथार्थवादी नहीं था, क्योंकि उसने अभी अभी शून्य क्षेत्र प्राप्त किया था। वह इतना महान नहीं था कि वह तुरंत अर्ध देवता क्षेत्र में प्रवेश कर सके। रॉक टाइटन ने जब यांग ये की जिद सुनी तो वह आगे कुछ नहीं बोला। यांग ये ने भी कुछ और नहीं कहा और वह तुरंत बिग ब्लैकी पर सवार होकर रॉक टाइटन्स की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया। कुलपति, क्यों? एक बार जब यांग ये और बिग ब्लैकी चले गए तो शीबा ने दोहरी कृपाण के साथ रॉक टाइटन को देखा। शीबा अकेले नहीं थे, बाकी लोग भी उस चट्टानी दिग्गज को देख रहे थे, क्योंकि शीबा का सवाल बिल्कुल वही सवाल था जो उनके दिल में था। दोहरी कृपाणधारी चट्टानी टाइटन ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर यांग ये गायब हो गया था और कहा, उसमें उस व्यक्ति की आभा का निशान था। ... रॉक माउंटेन से निकलने के बाद यांग ये और बिग ब्लैकी आगे बढ़ते रहे। आगे की सड़क पर अभी भी घना धुआं भरा हुआ था। कहने की जरूरत नहीं कि यांग ये को अंधेरे के जंगल की अपनी यात्रा पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब उसके सामने क्रूर वास्तविकता ने उसे बताया कि यह शापित जगह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। जून वेटियन को सिर्फ इतना पता था कि अंधेरे का जंगल मौजूद है, लेकिन वह कभी वहां नहीं गया था। या यह कहा जाना चाहिए कि जून वेटियन रॉक माउंटेन पर भी नहीं गया था। अगर वह गया होता तो शायद वह अब दुनिया में मौजूद नहीं होता। इसलिए जून वेटियन को लगा कि अगर यांग ये येलो स्प्रिंग्स नदी के पार नहीं जाता तो यहाँ यांग ये की ताकत पर्याप्त होनी चाहिए। हालांकि यह इतना आसान नहीं था। यहाँ तक येलो स्प्रिंग्स नदी को पार करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका बाहरी क्षेत्र ही बेहद डरावना था। यांग ये ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। ऊपर से आती हुई सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। जाहिर है सूर्यास्त नजदीक आ रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो रात होने वाली थी। एक बार रात आ गई। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना काया कब हो गया? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बिग ब्लैकी की पीठ थपथपाई। बिग ब्लैकी ने उसके इरादे समझ लिए और गति बढ़ा दी। चूंकि उसने अंधकार के जंगल की यात्रा करने का निर्णय लिया था, इसलिए वह इस बारे में नहीं सोचना चाहता था कि क्या होगा। आगे परेशानी थी। यह ठीक है, वह बस इससे लड़ेगा। यदि वह मुसीबत से उबर न सका तो क्या होगा? यह भी ठीक रहेगा, वह तो बस भाग जाएगा। यदि वह बच न सका तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। यह एक समस्या थी। अगर वह बच नहीं सकता था तो उसके पास हताश होकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। किसी भी मामले में वह यांग यी कभी भी हताश होकर लड़ने और अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं डरता था। लगभग 2 घंटे बाद आकाश में सूर्य की रोशनी लुप्त हो चुकी थी और रात्रि का पर्दा धीरे धीरे छाने लगा था। आसपास का वातावरण और अधिक घना होता गया। यह कहा जा सकता है कि अब उसे अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सौभाग्य से उसके पास बिग ब्लैकी था, अन्यथा वह यह भी नहीं समझ पाता कि वह किस दिशा में जा रहा है। अंतर यह था कि बिग ब्लैकी एक जानवर था, इसलिए वह अपनी सहज बुद्धि और गंध की शक्ति का उपयोग करके यह पता लगा सकता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। इसके अलावा यह एक अशुभ जानवर था जो यहाँ रहता था, इसलिए इस धुंध का वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक बिग ब्लैकी रुक गया। यांग ये हैरान था। वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसने दूर की ओर देखा और वहां का दृश्य देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अनायास ही चिल्ला उठा, यह क्या बकवास है? अध्याय 1448। हमेशा कोई न कोई ताकतवर होता है। आग के गोले। उनसे कुछ ही दूर पर आग की कई मुट्ठी भर गेंदें धुंध में तैर रही थीं।
ये आग की गेंदें भूत प्रेतों की तरह लग रही थी जो धुंध में तैर रही थी। उनकी संख्या काफी बड़ी थी और उन्होंने यांग यी के दृष्टि क्षेत्र को भर दिया। यह खतरनाक था। यांग यी को अभी यही महसूस हो रहा था। बिग ब्लैकी स्पष्ट रूप से बहुत भयभीत था और उसके सिर के ऊपर के बाल खड़े हो गए थे। यांग ये ने पूछा, वे क्या हैं? बिग ब्लैकी ने अपना सिर हिलाया। यांग ये काफी हैरान था, क्या तुम्हें भी नहीं पता? आखिरकार बिग ब्लैकी अशुभ क्षेत्र में रह रहा था, फिर भी उसे वास्तव में इसकी जानकारी नहीं थी। यांग ये को यह समझने में देर नहीं लगी कि ऐसा क्यों है। भले ही बिग ब्लैकी यहीं रहता था, लेकिन वह सिर्फ अपने इलाके की सीमा में ही रहता था। या यूं कहें कि उसके पास कोई इलाका नहीं था और वह सिर्फ लिटिल ब्लैकी के साथ बाहरी इलाके में घूमता रहता था, क्योंकि वे अशुभ क्षेत्र में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार उनकी ताकत इतनी थी कि वे भागने के लिए पर्याप्त थे, भले ही वे अशुभ क्षेत्र के सबसे बाहरी इलाके में मौजूद खतरों को हरा न सकें। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और आग की गेंदों को देखा। वास्तव में यह अशुभ क्षेत्र क्या है? इस जगह की हर चीज डरावनी है। अगर वे सभी यहाँ से चले जाएं, तो शायद सिर्फ बड़ी दुनिया ही उनका विरोध कर पाएगी। हर कोई उत्सुक था और यांग यी कोई अपवाद नहीं था। वह अशुभ क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास अभी ऐसी ताकत नहीं है। यह काफी शर्मनाक था, लेकिन उसने सोचा था कि एक बार जब वह वोइड क्षेत्र और अर्धवापसी रैंक तलवार इरादे को प्राप्त कर लेता है, तो निचले आयामों में कुछ भी उसके दो दिव्य दानव जानवरों और क्यूओंग क्यूई की संयुक्त सेना के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। हालांकि अशुभ क्षेत्र में क्रूर वास्तविकता ने उसे बताया कि वह यांग ये कुछ लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था। दुनिया बहुत बड़ी थी और दुनिया में हर तरह की चीजें थीं। अनगिनत विशेषज्ञ भी थे। जैसा कि वे कहते हैं, हमेशा कोई न कोई ताकतवर होता है। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने दूर की ओर देखा। उसके सामने दो विकल्प थे। पहला था आगे बढ़ते रहना और दूसरा था चक्कर लगाकर वापस लौटना। जहां तक पीछे लौटने की बात है, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। यांग यी एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह लगभग कुछ भूल ही गया था। तलवार का क्षेत्र, अंधकार के नियम और स्थानिक नियम। जैसे ही उसने उनके बारे में सोचा, यांग ये ने तुरंत बिग ब्लैकी को वापस प्राइमोडियल पैगोडा में भेज दिया और फिर उसने खुद को अपने आसपास के स्थान के साथ मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ जगह बहुत ठोस थी। इसके अलावा यांग यी ने देखा कि अंतरिक्ष में किसी तरह की रहस्यमयी ऊर्जा मौजूद थी, जिसके कारण वह अंतरिक्ष में प्रवेश करने में असमर्थ था। अंतरिक्ष में यात्रा करना भी असंभव था। अंतरिक्ष को चीरने का एकमात्र तरीका बल का उपयोग करना था। चूंकि वह अंतरिक्ष में विलीन नहीं हो सकता था, इसलिए वह केवल अंधकार के नियमों का ही उपयोग कर सकता था। उसने बहुत लंबे समय से अंधकार के नियमों का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इसे भूल गया था, बल्कि यह अर्ध देवताओं और देवताओं के खिलाफ बिल्कुल बेकार था। अर्ध देवता और देवता क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास दुनिया की ऐसी समझ थी जो बेहद दुर्जय स्तर की थी। इसलिए अंधेरे के नियमों का उपयोग करके खुद को उनकी छाया से जोड़ने और उन पर आश्चर्यजनक हमला करने के बारे में सोचना वास्तव में यथार्थवादी नहीं था। सिर्फ अंधकार के नियम ही नहीं, बल्कि गति और क्षय के नियम भी अब उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे, क्योंकि उसकी ताकत उन नियमों के दायरे से पूरी तरह बाहर हो गई थी। अब केवल ब्रिंक कानून ही उसके लिए वास्तव में उपयोगी थे। नहीं, अंधकार के नियम भी उपयोगी थे। उदाहरण के लिए, अब जब इस जगह पर अंधकार छा गया था, तो वह अंधकार के नियमों का उपयोग कर सकता था। भले ही यह युद्ध में बेकार था, लेकिन भागने या छिपने के लिए इसका इस्तेमाल करना काफी अच्छा था। खासकर जब इसे तलवार के क्षेत्र की आभा को छिपाने की क्षमता के साथ जोड़ा गया। आम लोग उसकी उपस्थिति को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाएंगे। एक बार जब वह छिप गया, तो यांग ये दूर की ओर भागा। भले ही वह तलवार के क्षेत्र और अंधेरे के नियमों द्वारा छिपा हुआ था, फिर भी यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। यह जगह बेहद रहस्यमयी थी, इसलिए वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि तलवार का क्षेत्र और अंधेरे के नियम सफल होंगे। अगर उसे खोज लिया गया, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। यांग ये धीरे धीरे आग की लपटों के करीब पहुंच गया। सबसे नजदीक की ज्वाला को यांग यी से लगभग 1 मीटर दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगा और अंततः उसने उसे स्पष्ट रूप से देख लिया। दरअसल यह आग की एक छोटी सी गेंद थी। यह तरबूज के आकार का था और पूरी तरह से गोल था। यांग ये ने देखा कि एक छोटा सा प्राणी जो तितली जैसा लग रहा था, प्रकाश की गेंद के भीतर रहता था। वास्तव में इसकी उपस्थिति के आधार पर यह एक तितली थी। हालांकि इसके बारे में कुछ अलग था। सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि यह आग से बना है और यह पूरी तरह से लाल रंग का था। दूसरे, इसके पेट के अंत में 3 कांटे थे जो सुइयों की तरह बारीक थे। इस समय वह छोटा सा बच्चा सोता हुआ लग रहा था। हालांकि यांग ये को यह जानने की उत्सुकता थी कि यह क्या है, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि वह उस छोटे से साथी की नींद में खलल डाले।
शायद यह ज्वाला के गोले की वजह से था, लेकिन उसकी दिव्य भावना तितली को स्कैन नहीं कर सकी और उसकी साधना के दायरे का पता नहीं लगा सकी। हालांकि यह स्पष्ट था कि तितली निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। आखिर क्या अशुभ क्षेत्र में रहने में सक्षम कोई भी चीज साधारण हो सकती है? अब तक तो साधारण प्राणी निश्चित रूप से मर चुके होंगे। यांग ये ने एक पल के लिए इसे देखा और फिर वह वहीं गायब हो गया। जब वह इस जगह से गुजरा तो यांग ये की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि यहाँ कम से कम 10,000 से ज्यादा आग के छोटे छोटे गोले थे। यदि वे सिर्फ अर्ध देवता भी थे तो भी उनकी संख्या 10,000 से अधिक होगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। यांग ये ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन वह बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि उसे डर था कि वे जाग जाएंगे। अगर वह उन्हें अभी जगह देता और उन्हें पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। यांग ये कुछ देर चलने के बाद अचानक रुक गया, क्योंकि आगे ही आग की एक बहुत बड़ी गेंद थी। आग की वह गेंद बाकी की गेंदों से कम 3 गुना बड़ी थी। उसके अंदर एक तितली के आकार का राक्षस जानवर भी था। यांग ये को नहीं पता था कि वह क्या है, इसलिए उसने उन्हें अभी के लिए राक्षस जानवर ही समझा। आग के बड़े गोले के भीतर का राक्षस जानवर न केवल अन्य की तुलना में बड़ा था, बल्कि इसका रंग गहरा लाल था, जबकि अन्य केवल हल्के लाल रंग के थे। जाहिर है, यह नेता था। यदि मैं इसे अपने नियंत्रण में ले लूं, तो क्या यह अन्य सभी छोटे साथियों को अपने नियंत्रण में लेने के बराबर होगा? ऐसा विचार अचानक यांग ये के दिमाग में आया था और इसने उसे डरा दिया। आखिरकार, यह बहुत पागलपन था। अगर यह वास्तव में संभव था, तो वह इन ज्वाला की गेंदों की मदद से पूरे निचले आयामों को पार कर सकता था। हालांकि, वह केवल इसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर वह असफल रहा, तो वह मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। इसके अलावा, उसका उद्देश्य अंधकार का जंगल था, न कि ये आग के गोले। यांग ये ने आग की बड़ी गेंद पर नजर डाली, और फिर उसका शरीर थोड़ा हिल गया और वहीं गायब हो गया। यांग ये ने उस क्षेत्र से बाहर निकलते समय राहत की सांस ली। यह जगह वाकई बहुत रहस्यमयी थी। इसके अलावा, यह सिर्फ बाहरी क्षेत्र था और भीतरी क्षेत्र येलो स्प्रिंग्स नदी के पार था। लेकिन सिर्फ यह क्षेत्र ही इतना रहस्यमय और भयानक था, तो येलो स्प्रिंग्स नदी के पार कैसा था? अशुभ क्षेत्र के सबसे गहरे भागों के बारे में क्या ख्याल है? वहां कैसा था? यांग ये उत्सुक था, बिल्कुल उत्सुक। हालांकि, वह देखने नहीं गया। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला, और वह यह बात अच्छी तरह जानता था। जहां तक सवाल था, उसका इरादा जीवन का वसंत मिलते ही चले जाने का था। किसी भी हालत में, वह यहां आवश्यकता से अधिक एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता था। क्षेत्र छोड़ने के बाद, यांग ये आगे नहीं बढ़ा, और इसके बजाय उसने एक जगह पर पैर मोड़कर बैठ गया। रॉक माउंटेन की लड़ाई ने उसकी गहन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था, इसलिए उसे पहले उसे पुनः प्राप्त करना था। इसके अलावा, उसे अपनी शारीरिक शक्ति को भी पुनः प्राप्त करना था। उसे यहाँ रहते हुए हर समय अपनी चरम शक्ति को बनाए रखना था। यांग यी ने पैर मोड़कर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर लीं, और अपने चारों ओर रखे दिव्य क्रिस्टलों की ऊर्जा को पागलपन की तरह अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसने अपनी चेतना को अपने शरीर में विसर्जित कर दिया। भले ही उसने आदिकालीन शिवालय में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वह आदिकालीन शिवालय के भीतर सब कुछ देख और महसूस कर सकता था। शियाओ युक्सी अभी भी तीसरे स्तर पर साधना कर रही थी। वर्तमान में, वह एक पागल महिला की तरह साधना कर रही थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि वह यांग ये की मदद करना चाहती थी, और वह उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। यांग ये के कदम बहुत तेज थे, और यह इतने तेज थे कि एन नानजिंग ही उसकी एकमात्र साथी थी जो उसके पीछे पीछे चल सकती थी। सौभाग्य से, उसके पास तीसरे स्तर पर साधना कक्ष था, इसलिए उसकी साधना की गति में सुधार हुआ, और अब यांग ये को पकड़ना असंभव नहीं था। यांग ये ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर उसने दिव्य दानव भेड़ियों को देखा। इस समय, वे दोनों जमीन पर लेटे हुए थे और लालच से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। आदिम शिवालय में आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल शुद्ध थी, बल्कि अत्यधिक प्रचुर थी। इसलिए, यह उनके लिए स्वर्ग जैसा था। हालांकि, दोनों की आंखों में चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि यांग ये अशुभ क्षेत्र में था। जहां तक सवाल था, यांग यी सुरक्षित रूप से निकल पाएंगे या नहीं, यह बिल्कुल अनिश्चित था। यांग यी ने अपनी चेतना वापस ले ली और दिव्य क्रिस्टल के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। लगभग 1 घंटे बाद, यांग यी ने अपनी आंखें खोलीं और आगे बढ़ गया। इस समय रात काफी हो चुकी थी और आसपास का वातावरण भयावह स्तर तक घना हो गया था। कुछ भी देख पाना बिल्कुल असंभव था। वर्तमान में, उसकी दिव्य भावना उसके शरीर को छोड़ भी नहीं पा रही थी, और वह धुंध के अलावा कुछ भी नहीं देख पा रहा था। भले ही वह अपना सिर नीचे कर ले, लेकिन वह अपने पैरों को नहीं देख सकता था। इसके अलावा, धुंध अत्यंत संक्षारक थी, और यहाँ तक उसके दोहरे अर्धवापसी रैंक इरादे भी उसे मुश्किल से बचा पा रहे थे। इसके अलावा, धुंध अभी भी मोटी होती जा रही थी। वर्तमान में, यांग ये को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अंधा और बहरा हो। अचानक, वह रुक गया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली, और फिर भौहें सिकोड़ लीं। कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
यांग ये ने अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। क्या मैं गलत था? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह खुद को अंधेरे के नियमों और तलवार के दायरे में छिपा रहा था, इसलिए उसे लगा कि उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इसके अलावा उसके आसपास कोई हलचल नहीं थी। यद्यपि वह कुछ भी नहीं देख सकता था, फिर भी यदि कोई हलचल हो तो वह उसका पता लगा सकता था। यांग यी आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक एक पीला हाथ उसके कंधे पर आ गिरा। अध्याय 1449 देवता भी कूड़ा हैं। यांग ये को इस समय कैसा महसूस हो रहा है? भयभीत। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे और चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। न केवल किसी ने उसे देखा था, बल्कि वह व्यक्ति बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आ गया था। शांत हो जाएं। यांग यी ने खुद को शांत करने के इरादे से अपनी तलवार घुमाई और फिर वह पीछे मुड़ा। हालांकि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से उसे नहीं लगता कि उसे भ्रम हो रहा है। अगर वह भ्रम और वास्तविकता के बीच भी अंतर नहीं कर सकता, तो वह खुद को तलवार साधक कैसे कह सकता है? वह हाथ उसके कंधे पर आया था, लेकिन अब वह चला गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति खुद को छिपा चुका था। यांग ये काफी देर तक चुप रहा, फिर वह पलटा और आगे बढ़ गया। वह नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन उसे पता था कि वह व्यक्ति एक बार फिर जरूर दिखाई देगा। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, वह हाथ अचानक उसके कंधे पर फिर से दिखाई दिया। यांग ये ने पलटकर अपनी तलवार घुमाई। अनुभव करना, उसके हमले से कुछ भी नहीं हुआ। यांग ये के सामने कुछ भी नहीं था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें गंभीरता भर गई। यह सिर्फ अजीब नहीं था, यह काफी भयावह था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि निचले आयामों में कोई भी इतना तेज हो सकता है कि वह प्रतिक्रिया भी न कर सके। वह व्यक्ति यह कैसे कर रहा है? यांग ये के चेहरे पर भाव बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने कुछ सोचा, क्या होगा अगर वह व्यक्ति सिर्फ मेरे कंधे को छूने के बजाय हमला कर दे? आखिरकार उसने उस व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास तभी किया था जब उसका हाथ उसके कंधे को छू रहा था, न कि तब जब वह व्यक्ति उसके पीछे आया था। इसलिए अंतर बहुत बड़ा था, क्योंकि यह दर्शाता है कि अगर वह व्यक्ति उसे मारना चाहता था, तो उसे उस व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास उसी समय हुआ होगा जब वह मर गया था। इसके अलावा वह व्यक्ति वास्तव में उसकी उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था। आखिरकार वह खुद को छिपाने के लिए अंधेरे के नियमों और तलवार के क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा था। यह कहा जा सकता है कि अगर वह बिना हिले डुले यहाँ खड़ा रहता, तो कोई देवता भी उसकी मौजूदगी को नोटिस नहीं कर पाता। फिर भी अब छाया में छिपे उस रहस्यमय व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति को नोटिस कर लिया था। यांग ये बहुत देर तक वहीं चुप रहा, फिर वह पलटा और आगे बढ़ गया। वह अभी मुड़ा ही था कि उसका हाथ फिर उसके कंधे पर आ गया। यांग ये रुक गया, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने बस अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और हाथ को देखा। वह पतला और थोड़ा पीला था, लेकिन उसके नाखून चमकीले लाल थे। जाहिर है, वह किसी महिला का था। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, बड़ी बहन, मैं बस गुजर रहा हूं और आपको नाराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यांग ये को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। यांग ये ने पलट कर देखा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसके पीछे कुछ भी नहीं था। यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। क्या आपको लगता है कि यह मजेदार है? उसे अब भी कोई जवाब नहीं मिला। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर वह पीछे मुड़ा और दूर की ओर चलता रहा। इस बार हाथ फिर से उसके ऊपर नहीं दिखा। हालांकि यांग ये जानता था कि वह महिला निश्चित रूप से कहीं नजदीक ही थी, लेकिन चूंकि उस महिला का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सकता था। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि वह उसके सामने असहाय था। दरअसल वह उसे पहचान सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि वह उसे देखे, इसलिए अगर वह वास्तव में उसे उसके सामने प्रकट करता, तो इससे कुछ अवांछनीय परिणाम हो सकते थे। इसके अलावा उस तरीके का उपयोग करना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए उसने इसे जल्दबाजी में इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। यह तरीका स्वाभाविक रूप से तलवार डोमेन था। उसे बस इसे सक्रिय करना था और महिला निश्चित रूप से छिपने में असमर्थ होगी। हालांकि अगर वह अचानक तलवार के दायरे में रहते हुए हमला करती है, तो अगर उसकी ताकत तलवार के दायरे से ज्यादा हो जाती है, तो वह खत्म हो जाएगा। आखिरकार उसके पास सिर्फ 2 महीने से ज्यादा का जीवन काल बचा था। हालांकि वह जानता था कि वह महिला उसे परछाई से देख रही है, फिर भी उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ता रहा। दरअसल सामान्य परिस्थितियों में उसे अंधेरे के जंगल तक पहुंचने में 5 या 6 घंटे लगते, लेकिन अभी उसकी परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। अगर वह अभी उड़ता, तो यह उसकी पीठ पर एक बड़ा निशाना बनाने जैसा होता। वह किसी का मुक्काबाजी का बैग नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग यी के अनुमान के अनुसार वह अंधेरे के जंगल से लगभग 1 दिन की दूरी पर था। यह कहा जा सकता है कि यह बस थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन यांग ये को ऐसा महसूस हुआ कि यह बहुत दूर था। आखिरकार वहां सुरक्षित पहुंचना एक बड़ी समस्या थी।
वह जितना आगे बढ़ता गया, यांग ये की अभिव्यक्ति उतनी ही गंभीर होती गई। वहां सन्नाटा था, बहुत चुप। जब से वह रहस्यमयी हाथ उसके कंधे पर आया था, तब से वह बहुत शांत था। आसपास से कोई शोर नहीं आ रहा था। न केवल कोई शोर था, बल्कि उसने हवा की हल्की सी भी आवाज नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य में चला गया हो। अचानक यांग ये ने चलना बंद कर दिया क्योंकि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई थी। यांग ये एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसे थोड़ा घुमाया। ऊर्जा की एक किरण तुरंत बाहर निकली और फिर उसके सामने का धुआं तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, जिससे वह अपने सामने का दृश्य देख सका। उसके सामने एक खाई थी, एक अथाह खाई, और वह धुंध से भरी हुई थी। खाई के दूसरी तरफ का इलाका एक पहाड़ था जो उसकी नजरों से परे फैला हुआ था। यांग यी ने आसपास के माहौल का जायजा लिया। उसे जल्दी ही एक जगह नजर आई जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। वहां एक रस्सी का पुल था जो पहाड़ तक जाता था। यांग ये रस्सी पुल से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक रस्सी पुल पर एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसकी गहन ऊर्जा तुरंत प्रसारित होने लगी। यांग ये ने उस अलौकिक आकृति के शरीर को देखकर यह पहचान लिया कि यह किसी पुरुष का है। तो यह स्पष्ट रूप से उस हाथ का स्वामी नहीं था जो पहले था। अचानक वह अलौकिक आकृति बोली, मुझे याद नहीं कि कितने साल बीत गए। आखिरकार कोई यहाँ आया है। यांग ये ने पूछा, तुम इंसान हो? बेशक। अलौकिक आकृति कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने कहा, शून्य क्षेत्र। तुम यहाँ कैसे पहुंच पाए? ओह, कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारे पास 2 प्रकार के अर्ध वापसी रैंक इरादे हैं। कोई आश्चर्य नहीं। यांग ये ने पूछा, आप कौन हैं? मुझे पता है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो। अलौकिक आकृति ने आगे कहा, आखिरकार यहाँ किसी इंसान से मिलने पर कोई भी जिज्ञासु होगा। मैं बड़ी दुनिया से हूँ। बड़ी दुनिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उनमें आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अलौकिक आकृति कोई ऐसी होगी जो बड़ी दुनिया से यहाँ आई है। यांग ये ने उस अलौकिक आकृति को देखा और पूछा, क्या आप आत्मा के रूप में हैं? अलौकिक आकृति ने थोड़ा सिर हिलाया, मुझे पता है कि तुम और क्या जानना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बार में बता दूंगा। निचले आयामों के लोग इस जगह के बारे में उत्सुक हैं और मेरी बड़ी दुनिया के लोग भी वही हैं। इसलिए हमने यहाँ नीचे आकर इसे देखने का फैसला किया। हमारा इरादा यह पता लगाना था कि वास्तव में अशुभ क्षेत्र क्या है। मैं उन 2 लोगों में से एक हूँ जिन्हें यहाँ भेजा गया था। वह अलौकिक व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, यह स्थान हमारी उम्मीदों से बढ़कर था और हम दोनों ने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा आंका था। अंत में वह मर गया और मेरी आत्मा का सिर्फ एक कतरा ही बचा है। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों के साधना क्षेत्र में थे? अलौकिक आकृति ने उत्तर दिया, देवत्व क्षेत्र। यांग ये ने यह सुनकर राहत की सांस ली। यह बहुत सामान्य बात थी कि कोई देवता यहाँ मरेगा। आखिरकार यह जगह इतनी खतरनाक थी। हालांकि उस अलौकिक आकृति ने अचानक कहा, हम यहाँ देवता थे, लेकिन हम बड़े संसार में देवता नहीं थे। यांग यी का चेहरा सख्त हो गया। वे देवता नहीं थे, वे विशेषज्ञ थे जो देवता क्षेत्र से आगे निकल गए थे। वे यहाँ देवता थे क्योंकि उनकी साधनाएं दबा दी गई थीं। भले ही उनकी साधनाएं दबा दी गई थीं, फिर भी वे देवता क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ थे। हालांकि वे दोनों यहाँ नष्ट हो गए थे। यांग ये ने घबरा कर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ गिरे थे या इस तरफ? प्रश्न पूछने के बाद यांग ये अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका। अलौकिक आकृति ने उत्तर दिया, इस ओर। यांग ये ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अगर ईथर की आकृति येलो स्प्रिंग्स नदी के दूसरी तरफ मर जाती तो कोई बड़ी बात नहीं होती और स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आखिरकार वह दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा था। हालांकि ईथर की आकृति येलो स्प्रिंग्स नदी को पार किए बिना ही मर गई थी। इस समय यांग ये को सचमुच किसी की याद आ रही थी। अंधी युवती। अगर उसे उससे मिलने का मौका मिलता तो वह जरूर कहता, तीसरी बहन, कृपया मुझे अंधेरे के जंगल में ले चलो। दरअसल यह कोई मजाक नहीं था। अगर वह उससे संपर्क कर पाता तो वह निश्चित रूप से उसकी मदद लेता। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि यह जगह वास्तव में ऐसी जगह नहीं थी जहां वह रह सके। इस जगह के खतरे उसकी ताकत के दायरे से कहीं ज्यादा थे। शायद इस स्थान पर केवल ब्लाइंड मैडन स्तर का विशेषज्ञ ही रह सकता है। इस बीच अलौकिक आकृति बोली, मैं आपकी मदद लेना चाहता हूँ। यांग ये ने अपने विचारों को रोका और उस अलौकिक आकृति को देखा, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, एक स्थानिक अंगूठी उसके पास उड़ी, मैं बड़ी दुनिया में कोन कबीले से हूँ। यदि आप भविष्य में वहां जाते हैं तो कृपया उस स्थानिक अंगूठी को कोन कबीले के वर्तमान कुलपति को दे दें। वह आपको इसके लिए भुगतान करेगा। यांग ये ने अपने हाथ में पकड़ी हुई स्थानिक अंगूठी पर नजर डाली और पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे अपने लिए ले लूंगा? अलौकिक आकृति ने उत्तर दिया, क्या मेरे पास कोई विकल्प है? यांग ये मुस्कुराया, सच।
आखिरकार वह इतने लंबे समय के बाद किसी से मिला था, इसलिए उसके पास यांग ये को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग ये ने स्थानिक अंगूठी को दूर रखा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप अंधेरे के जंगल में गए हैं? अंधकार का जंगल, अलौकिक आकृति ने पूछा, तुम वहां जाने का इरादा रखते हो? यांग ये ने सिर हिलाया, हाँ। अलौकिक आकृति ने कहा, भूल जाओ। यांग ये हैरान था, क्यों? क्योंकि तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। ईथर की आकृति ने स्पष्ट रूप से कहा, भले ही तुम सिर्फ एक शून्यवादी हो, मैं जानता हूं कि तुम निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली हो और तुमने सामान्य देवताओं की ताकत को पार कर लिया है। हालांकि तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि देवता यहाँ कचरा हैं। इसलिए वापस जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अलौकिक आकृति धुंधली पड़ने लगी। यांग यी वहीं चुप रही। देवता भी कूड़ा हैं। यह कोई मजाक नहीं था। यहाँ तो देवता सचमुच कूड़ा थे। फिर भी यह तो केवल बाहरी क्षेत्र था। निचले आयामों में अशुभ क्षेत्र जैसा भयावह स्थान क्यों है? बहुत समय बीतने के बाद यांग यी ने गहरी सांस ली और खाई के दूसरी तरफ पहाड़ की ओर देखा। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए? दरअसल उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसकी उम्र कोई समस्या नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से यहाँ ऐसे जोखिम नहीं उठाता। हालांकि उसे अंधेरे के जंगल में जाना था। अगर वह वहां जाता तो उसके पास जीने का मौका होता, लेकिन अगर वह वहां नहीं जाता तो वह जीने का मौका खो सकता था। अचानक अदृश्य हो रही अलौकिक आकृति अनैच्छिक रूप से सदमे से चिल्लाई, वह तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वह भागो। वह अचानक तेज हवा का झोंका आया और फिर उस अलौकिक आकृति की आवाज अचानक बंद हो गई। इसके अलावा वह अलौकिक आकृति भी क्षण भर में गायब हो गई थी। अध्याय 1450 मार खाने की मांग। यांग ये को बहुत डर लगा। उसे यकीन था कि अलौकिक आकृति का गायब होना निश्चित रूप से रहस्यमयी महिला से संबंधित था, और उसे और भी अधिक यकीन था कि उसने पहले भी हमला किया था। हालांकि वह इसे स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं था। तो या तो उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी, या फिर उसकी चाल की तकनीक विशेष थी। वह पहले वाली बात पर अधिक विश्वास करने को इच्छुक था। वह वास्तव में कौन है? वह मेरा पीछा क्यों कर रही है? उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? यांग यी के दिमाग में कई सवाल कौंध रहे थे, लेकिन उसके पास उनका जवाब नहीं था। यांग ये बहुत देर तक चुप रहा, और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली। वरिष्ठ, मुझे लगता है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा है, तो मैं मना नहीं करूंगा, अगर यह मेरी क्षमता के दायरे में है। वह समझ नहीं पाया कि महिला उसका पीछा क्यों कर रही थी, लेकिन उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह पहले की अलौकिक आकृति के समान ही कारण हो सकता है। वह शायद उसकी मदद चाहती थी। हालांकि महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे, और फिर वह फूट फूट कर हंसा। वरिष्ठ, अगर आपको कुछ कहना है, तो मुझे बताइए। अगर आप मुझे बताने से इनकार करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं? अगर आप बस उसके आसपास ही रहेंगे और अपना हाथ मुझ पर रखेंगे, तो क्या आपको एहसास है कि यह कितना डरावना है? मैं गंभीर हूं, हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। यांग ये काफी देर तक चुप रहा, और फिर वह आगे बढ़ गया। दरअसल इस समय उसे पता था कि रहस्यमयी महिला का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। क्योंकि अगर उसका इरादा उसे मारने का होता, तो प्राइमोडियल पैगोडा उसे जरूर आगाह कर देता। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उसने नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि प्राइमोडियल पैगोडा भी उसे महसूस नहीं कर सकता था। चूंकि आदिम पैगोडा ने उसे चेतावनी नहीं दी थी, इससे यह सिद्ध हो गया कि उसने उसके प्रति कोई हत्या का इरादा प्रकट नहीं किया था। फिर भी सिर्फ यह सोचकर कि कोई उसका पीछा कर रहा है, यांगे को बहुत असहज महसूस हुआ। इसके अलावा भले ही उसने अभी उस पर हमला नहीं किया था, लेकिन कौन जानता था कि वह बाद में ऐसा करेगी। इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह खुद आएगी और उसके साथ इस मामले पर चर्चा करेगी। आखिरकार कुछ बातचीत से सब कुछ हल हो सकता है। दुर्भाग्यवश उसने खुद को दिखाने से इनकार कर दिया। इसलिए यांगे के पास अब उसे नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह खुद को दिखाना चाहती थी, तो वह ऐसा करेगी। किसी भी हालत में वह उसे खुद को दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। जब वह रस्सी के पुल से गुजर रहा था, तो यांग ये अपने नीचे की खाई पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। वहां नीचे क्या है? यांग ये के मन में ऐसा विचार आया था, और उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। बेशक वह पागल होकर वहां नीचे नहीं कूदेगा। हालांकि उसने तय किया था कि जब उसकी ताकत पर्याप्त हो जाएगी तो वह यहां वापस आएगा। वह अशुभ क्षेत्र के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। पुल पार करते ही यांग यी के सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा पूरी तरह से काली थी और उसमें से लगातार ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर दाईं ओर देखने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से बल की एक लहर निकली। उसके दाईं ओर के धुंधलेपन को लगभग 1 किलोमीटर दूर धकेलने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ एक पहाड़ का ढांचा ही दिखाई दिया।
यांग ये का चेहरा काला पड़ गया, यह पर्वत कितना विशाल है। यांग ये एक क्षण के लिए चुप हो गया, और फिर उसने अपना दाहिना पैर हल्के से जमीन पर पटका और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो हवा में ऊपर उड़ गई। गर्जन। अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना गूंजी, और फिर एक विशाल पंजे ने यांग यी के ऊपर के वायुमंडल को फाड़ दिया और उस पर हमला कर दिया। यांग यी की अभिव्यक्ति बदल गई, और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। टकराना। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही देर में एक अजीबोगरीब आकार का जानवर वहां दिखाई देने लगा जहां यांग ये कुछ पल पहले था। जानवर का सिर चील जैसा था, लेकिन उसके शरीर के निचले हिस्से में दो पैर थे जो इंसानों के पैरों से काफी मिलते जुलते थे। हालांकि उसके पैर तुलनात्मक रूप से लंबे थे। उसके कंधों पर काले पंखों की एक जोड़ी थी, और उसके पास एक पंजा था। लेकिन पंजा उसके कंधे पर नहीं बल्कि उसकी छाती पर था। उस राक्षस की मुट्ठी भर आंखें लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं, और उसकी आंखें एक क्रूर चमक से भरी हुई थीं। कुछ समय बीत गया, फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए वह ऊपर उछला और धुंध के पीछे गायब हो गया। जैसे ही जानवर चला गया, यांग ये मौके पर प्रकट हुआ। आखिर वह क्या था? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। पहले वाला वह जानवर उसे बेहद खतरनाक लगा। यह कहा जा सकता है कि यह दिव्य दानव भेड़ियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। दरअसल, अगर वह वास्तव में उससे लड़ने का इरादा रखता है, तो उसके और दो दानव भेड़ियों की संयुक्त सेना के पास उस जानवर को मारने का अच्छा मौका था। लेकिन वह भूला नहीं था कि वह कहाँ था। यदि वह यहाँ लड़ता तो निश्चित रूप से कई राक्षसों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता। यांग ये काफी उलझन में था। उसे इस अज्ञात आकार के पहाड़ से होकर गुजरना था, और ऐसा करने के 3 तरीके थे। पहला था इसके चारों ओर जाना, लेकिन कौन जानता था कि पहाड़ कितना विशाल था। उसे नहीं पता था कि इसके चारों ओर जाने में उसे कितना समय लगेगा। दूसरा तरीका था इसके ऊपर से जाना, और उसने अभी अभी यही कोशिश की थी। हालांकि उस पर एक शक्तिशाली जानवर ने हमला कर दिया था। एक आखिरी रास्ता था, और वह था गुफा से होकर जाना। हालांकि वह गुफा काफी डरावनी लग रही थी। मैं वहां नहीं जा सकता। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या लालच है। अज्ञात हमेशा सबसे भयावह होता है। यांग ये ने गहरी सांस ली और ऊपर देखा क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिसे वह चुन सकता था। चूंकि उसने अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए यांग ये ने एक पल भी देर नहीं लगाई और वह तुरंत ऊपर उड़ गया। इस बार उसने बहुत सावधानी से काम किया और वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उड़ गया। अगर यह संभव होता तो वह सर्वश्रेष्ठ से लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार वह तो बस आगे निकल जाना चाहता था। यांग ये को नहीं पता था कि पहाड़ कितना ऊंचा था। उसे बस इतना पता था कि करीब 1 घंटे तक ऊपर तैरने के बाद भी वह अभी तक चोटी पर नहीं पहुंचा था। अचानक उसके ऊपर का धुआं फट गया, और फिर धुएं से एक पंजा बाहर निकला और जोर से उसकी ओर पंजा मारा। उसने मेरी उपस्थिति को देखा। यांग ये की आंखों में एक तरह की क्रूरता चमक उठी। उसने खुद को छिपाना बंद कर दिया, और उसके भीतर की गहन ऊर्जा प्राचीन म्यान में उमड़ पड़ी। उसी समय उसकी हत्या की मंशा और तलवार की मंशा भी बाहर निकलकर प्राचीन म्यान में उमड़ पड़ी। जैसे ही विशाल पंजा उसके ऊपर लगभग 1 मीटर ऊपर पहुंचा, उसने तेजी से अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। टकराना। एक धमाका हुआ और विशाल पंजा वापस धुएं में जा गिरा। उसके बाद एक भयंकर चीख गूंजी और उसमें दर्द की झलक थी। जानवर को यांग ये के ऊपर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत यांग ये की ओर बढ़ गया। जब वह यांग ये से लगभग 3 मीटर दूर पहुंचा, तो उसने अचानक अपना मुंह खोला और यांग ये को काट लिया। जाहिर है, वह यांग ये को जिंदा निगलने के लिए नहीं था। यांग ये ने उछलकर अपनी तलवार घुमाई। धमाका। एक विस्फोट की आवाज गूंजी और फिर लगातार प्रकाश की किरणें चमकने लगीं। उसी समय तलवारों की आवाजें लगातार आसमान में गूंजने लगीं। इससे स्वाभाविक रूप से काफी हंगामा मच गया। हालांकि यांग ये को अभी इसकी परवाह नहीं थी। वह गुस्से में था। आखिरकार वह बस वहां से गुजरना चाहता था और उसका सबसे अच्छे को मारने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वह उसे मारना चाहता था। उसे लगा कि यह पिटाई के लायक है। जानवर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन पहले वाले रॉक टाइटन की तुलना में यह कमजोर था। यह मुख्य रूप से अपने बचाव के मामले में कमजोर था। जहां तक इसकी आक्रामक क्षमताओं का सवाल है, यह रॉक टाइटन से कमतर नहीं था। हालांकि इसकी सुरक्षा रॉक टाइटन की तुलना में बहुत कमजोर थी। इसलिए यांग ये की तलवार इसकी सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह सक्षम थी। आखिरकार वह अभी तलवार प्रीकर्सर का उपयोग कर रहा था। वोइड क्षेत्र प्राप्त करने के बाद उसके पास अब गहन ऊर्जा की कमी नहीं थी। इसके अलावा उसके पास वर्ल्ड मैंड स्टोन भी था। इसलिए वह अपनी गहन ऊर्जा के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना स्वॉर्ड प्रीकर्सर से लड़ सकता था। इसके अलावा तलवार अग्रदूत जानवर की सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह सक्षम थी। धमाका, 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 धमाका। आसमान में लगातार कई धमाके गूंज रहे थे। बहुत समय बीतने के बाद यांग यी और जानवर एक जोरदार धमाके के साथ अलग हो गए।
इस समय जानवर का शरीर चोटों से भरा हुआ था और यह काफी भयानक लग रहा था। यांग ये के लिए उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था। जाहिर है वह घायल हो गया था। सौभाग्य से यदि यह कोई जानलेवा चोट नहीं थी तो यह उसके लिए मामूली बात थी। जानवर यांग यी को घूर रहा था जबकि उसकी आंखों में क्रूरता भरी हुई थी। यांग ये ने अपनी तलवार लहराई और कहा, मुझे जाने दो, ठीक है। गर्जन। जानवर गुस्से से दहाड़ने लगा और फिर उसके पूरे शरीर से काली रोशनी की किरण फूट पड़ी। उसके पूरे शरीर पर मोटी काली पपड़ी की परत बनने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर वह यांगी पर झपटा। यांगी की आंखें सिकुड़ गईं, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर उसके भीतर से 2 दिव्य दानव भेड़िए उभरे। इसे मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगी जानवर की ओर झपटा। राक्षस भेड़िए भी तेजी से आगे बढ़े। राक्षस भेड़ियों को देखकर जानवर दंग रह गया। जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि 2 अशुभ जानवर अचानक यहाँ प्रकट हो जाएंगे। 1 के विरुद्ध 3। जानवर की आंखों में पीछे हटने का इरादा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिग ब्लैकी और लिटिल ब्लैकी उसके पीछे थे। उसी समय यांग ये एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गई जो उसके सामने प्रकट हुई। अगर जानवर में रॉक टाइटन की रक्षात्मक क्षमताएं होती तो यांग यी और दानव भेड़ियों के संयुक्त हमलों का विरोध करना उसके लिए वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं होती। दुर्भाग्य से भले ही इसकी आक्रामक क्षमताएं रॉक टाइटन से कमतर नहीं थीं, लेकिन इसकी रक्षात्मक क्षमताएं बहुत कमतर थीं। जानवर के पास व्यवहारिक रूप से उनकी संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। इसलिए वापस लड़ने की बात तो दूर, उसके पास भागने का भी मौका नहीं था। हालांकि जानवर ने अचानक एक अजीब सी चीख निकाली और ऐसा लगा जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, तो उस साथी ने मदद की है। यांग ये ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और वह हमला करने ही वाला था। हालांकि अचानक उसे कुछ सूझा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने राक्षस भेड़ियों को देखा, जल्दी से इसे शिवालय में खींचो। यांग ये की आवाज सुनकर राक्षस भेड़िए थोड़े स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में उत्साह की एक झलक आने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उन्होंने जानवर को यांग ये की ओर खींच लिया। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े, इस हद तक कि जानवर प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था, इससे पहले कि उसे प्राइमोडियल पैगोडा में खींच लिया जाता। जैसे ही वे आदिकालीन शिवालय में प्रविष्ट हुए, दोनों राक्षस भेड़ियों ने जानवर पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और फिर वे एक ओर हट गए और जमीन पर लेट गए। उन्हें यहाँ कम प्रोफाइल रखना पड़ा। जानवर पहले तो स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर नजर दिखाई दी। गर्जन। वह जोर से दहाड़ा और फिर उसने अपने पंजे से उसकी छाती को उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। राक्षस भेड़ियों ने जानवर की ओर देखा और फिर वे बिना आवाज किए पीछे की ओर चले गए। उन्होंने महसूस किया कि उस व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है, ताकि उससे होने वाली तकलीफ से बचा जा सके। जब उसने राक्षस भेड़ियों को पीछे की ओर जाते देखा, तो जानवर ने सोचा कि वे डर गए हैं और उसने और भी अधिक जंगली ढंग से व्यवहार किया। वह गर्जना कर रहा था। वह जानवर पागलों की तरह दहाड़ रहा था और लगातार अपने पंजे जमीन पर पटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया को नष्ट करना चाहता था। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।